तो मित्रों, जय हिंद सभी को। आज हम लेकर आए हैं अगस्त 2024 के पार्ट 2 करंट अफेयर्स को। ठीक है। मई 2024 की करंट अफेयर्स क्विज़ेस के जो हमारे 155 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका एक्सप्लेनेशन डाला जा चुका है ना। वो जाके आप देख लेना। ये सारी क्विज़ेस हमने टेलीग्राम पे कंडक्ट की थी। ये सारी की सारी जो क्विज़ेस हैं वो इन्हीं करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं, जो वीकली करंट अफेयर्स हम आपको लेक्चर्स में करवाते हैं। इनके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो फिर इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी डाउनलोड की। आप वहां से जाके इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। चलो भाई, अगस्त के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते भाई, हमें कैचअप करना है थोड़ा, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। ठीक है। सीडीएस से पहले पहले तक हमें जो है, सीडीएस में नहीं, इसी महीने में हमें तकरीबन सब कुछ कैचअप करना है। जनवरी से हम नई स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो भाई देखो, CDSCO ने लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स को वेव कर दिया है नई ड्रग्स के, है ना, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में अप्रूव हो गई हैं। अब ये जो वेवर आपका दिया गया है, ये वेवर दिया गया है रूल 101 ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019, जो कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अलाउ करता है। यानी कि ये हमारी सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। इस सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अलाउ किया जाता है कि भाई आप सर्टेन कंट्रीज के लिए, है ना, सर्टेन कंट्रीज के लिए आप वेवर कर सकते हैं, वहां के लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स को मद्देनजर रखते हुए, है ना। ये नई ड्रग्स के लिए किया जाता है। कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं भाई? हमारी कंट्रीज आ जाती है यूएसए, यूके, जापान आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके साथ साथ कनाडा भी है, और भाई हमारा आ जाता है कनाडा, सॉरी, इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन। ठीक है। ये सब कंट्रीज जो हैं ये इंडिया को सप्लाई कर सकती है। अब इंडिया में इनको फर्दर लोकल ट्रायल्स करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वेवर में 5 कैटेगरीज कवर कर दी जाती हैं। एक तो भाई आपकी आ जाती है ऑर्फन ड्रग्स। ठीक है। ऑर्फन ड्रग्स आपका रेयर डिसीज के लिए कवर किया जाता है। इसके साथ साथ भाई हमारा आता है जीन एंड सेलुलर थेरेपी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। नई ड्रग्स आ जाती हैं पेंडेमिक सिचुएशंस के लिए। नई ड्रग्स आ जाती हैं स्पेशल डिफेंस पर्पसेस के लिए। ठीक। और नई ड्रग्स आ जाती है जिनके सिग्निफिकेंट थेरेपेटिक एडवांसेस होते हैं। और ऑर्फन ड्रग्स का क्या मतलब होता है भाई, आप लोग ये भी पूछो। तो ऑर्फन ड्रग्स का मतलब होता है एक ऐसी ड्रग जिसका इंटेंडेड ट्रीटमेंट है, जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए होता है जो कि आपके किसी भी देश में और खासकर इंडिया में 5 लाख से ज्यादा लोगों के लिए नहीं होता है। लेकिन फाइनल फेज जो 4 क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं इन ड्रग्स के लिए, वो अभी भी मैंडेटरी रहेंगे। फाइनल फेज 4 जो है वो आपका मैंडेटरी रखा गया है। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो हेड है भाई हमारे CDSCO के, ये फाइनल रेगुलेटरी अथॉरिटी रहेंगे जो क्लिनिकल ट्रायल्स को कंट्री में अप्रूवल देंगे। ठीक है। CDSCO के बारे में तो आप सबको पता है भाई। CDSCO का मतलब होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आ जाता है, जो कि एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में ड्रग्स का। ठीक है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं, सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पार्लियामेंट में। ये क्या करेगा? ये आपका वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड करेगा, है ना। और ये जो वर्ड है आपका वक्फ, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट के द्वारा, प्लस एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। काफी ज्यादा चीजें कर दी। इससे पहले अमेंडमेंट 2013 में हमारे किए गए थे। रिकमेंडेशंस आपकी एक हाई लेवल कमेटी की दी गई थी। उसके चेयरमैन थे जस्टिस जो कि उस टाइम पे रिटायर्ड थे, राजेंद्र सच्चर। ठीक है। और रिपोर्ट थी भाई हमारी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज की। इस बिल के की फीचर्स की बात करते हैं तो भाई जो वक्फ का डेटाबेस होगा और जो प्रॉपर्टी जो वक्फ के लिए डेडिकेटेड की गई है, उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा पोर्टल में एक विद पीरियड ऑफ टाइम में, है ना। ये जो पीरियड ऑफ टाइम है ये 6 महीने का रखा गया है इस एक्ट के कमेंसमेंट से। और वक्फ जो है उसकी डेफिनेशन भी दी जाएगी कि भाई वक्फ का मतलब क्या है। वक्फ का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि इस्लाम प्रैक्टिस करता हो तकरीबन 5 सालों से, और ऐसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी उसी की होनी चाहिए।
इसमें ये भी इंश्योर किया जाएगा कि वुमेन और नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल वक्फ काउंसिल पे और स्टेट बोर्ड पे दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ का ऑडिट जो है वो किसी भी वक्त किसी ऑडिटर के द्वारा करवा सकती है, और ऐसा ऑडिटर कंट्रोलर एंड क्या बोलते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, या फिर कोई और ऑफिसर हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिजिग्नेट करती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है या नहीं, कोई प्रॉपर्टी वक्फ लैंड है या गवर्नमेंट लैंड है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं हाईएस्ट ओशन हीट इन 4 सेंचुरीज प्लेसेस ग्रेट बैरियर रीफ जीबीआर इन डेंजर, ऐसा स्टडी ने कहा है। ठीक है, एक स्टडी आपकी पब्लिश की गई है, एक नेचर जर्नल में पब्लिश की गई है, और इसमें ये हाईलाइट किया गया है कि मास कोरल जो ब्लीचिंग्स हो रही हैं ये भाई आपकी हो रही हैं ठीक है, यानी कि मास जो कोरल ब्लीचिंग्स हैं ये ग्रेट बैरियर रीफ पर हो रही हैं, है ना। और ये किस वजह से हो रही है, ये आपकी हो रही है क्योंकि सी सरफेस का टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इससे कोरल कॉलोनीज का जो सर्वाइवल है वो काफी मुश्किल हो गया है ना। और कोरल कॉलोनीज के सर्वाइवल की वजह से ही ऐसी जो रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है, वो आपकी अच्छी रह सकती है। ठीक है, अब देखो 2016 से लेके 2024 की अगर हम बात करें तो भाई आपके 5 मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स ग्रेट बैरियर रीफ में पाए। अब अगर हम कोरल ब्लीचिंग की बात करते हैं कि भाई ये कोरल ब्लीचिंग होता है क्या है, वैसे तो कई बार बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। तो कोरल कंडीशंस की वजह से इनमें चेंज आ जाते हैं, लाइक टेम्परेचर की वजह से, लाइट की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की वजह से, है ना। और ये अपने अंदर से जो इनके अंदर की सिम्बायोटिक एल्गी होती है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से कोरल्स आपके कलरफुल की जगह कंप्लीटली व्हाइट हो जाते हैं। और कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, मैंने यदि आपको बताया था कि वाटर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से हीट स्ट्रेस बनता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से, रन ऑफ और पॉल्यूशन की वजह से, लो टाइड्स की वजह से, ओशन के अंदर एसिडिफिकेशन की वजह से भी कोरल की ब्लीचिंग होती है। अब आप पूछोगे कि भाई ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ये भाई हमारे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है ना। ये भाई क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट के पास में सिचुएटेड है कोरल सी में, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1981 से इसको शामिल भी किया। ठीक है, कोरल रीफ्स आप सबको पता है क्या होती हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ने हैबिटेट राइट्स को एक्सेप्ट किया है फॉर जोआंग्स ऑफ केवंझार, जो कि एक पीवीटीजी है ओडिशा। पीवीटीजी का मतलब होता है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, इसके भाई आपके और भी कुछ ट्राइब्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये जो जोआंग्स हैं, ये जोआंग्स आपके जाजपुर के भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आ जाते हैं पौड़ी भुयंस भुयंस पौड़ी भुयंस जो है ये आते हैं आपके देवगढ़ के। देवगढ़ लाइक आता है उड़ीसा में। बरिया जो है ये आपके क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश के आ जाते हैं। ठीक है, कमर जो है, कमर कमर पीवीटीजी है, और आपका बैगा ये जो पीवीटीजी है ये छत्तीसगढ़ के आ जाते हैं। इनको भी हैबिटेट राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं। अब ये हैबिटेट राइट्स क्या होते हैं, देखो हैबिटेट राइट्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंदर में डिड्यूस किया गया था। इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहा जाता है। एफआरए आपका हैबिटेट को डिफाइन करता है कैसे, हैबिटेट मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें कस्टमरी हैबिटेट होता है ना, या फिर कुछ ऐसे हैबिटेट्स जिनको रिजर्व किया गया है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, और प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज के, और बाकी फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो हैबिटेट राइट्स जो रहते हैं ये आपके कंसल्टेशन के बाद दिए जाते हैं, जो कि कम्युनिटी मेंबर्स के साथ किया जाता है। इसके साथ साथ जो यहाँ के ट्रेडिशनल लीडर्स होते हैं उनके साथ किया जाता है, वुमेन लीडर्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट और फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। भाई इनका पीवीटीजीज के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, तो कंसर्न्ड राइट्स होते हैं उनके कस्टमरी टेरिटरी पे, कि भाई जिस जगह पर रहते हैं ये हमारा कस्टम लैंड है, कस्टमरी लैंड है, यहाँ पर हम पुराने टाइम से रहते हुए आए हैं। ठीक है, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस हमारी होती हैं, इंटेलेक्चुअल नॉलेज हम यहाँ से ड्राइव करते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज हम यहाँ से ड्राइव करते हैं, और इस एरिया का नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को हम क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम पीवीटीजीज की बात करें तो पीवीटीजीज यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट ने 75 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज किया है, जो 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं।
ये रिकमेंडेशन आपकी ढेबर कमेटी के द्वारा की गई थी 1960-61। ठीक है। अकेले उड़ीसा की बात करें तो अकेले उड़ीसा में ही 13 पीवीटीजीज आ जाते हैं, जो कि सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हाईएस्ट है। अब देखो क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई पीवीटीजीज को आपको क्लासिफाई करना है, क्या उन आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए एक तो रहता है कि प्री एग्रीकल्चरल लेवल, है ना, कि भाई यहाँ का जो प्री एग्रीकल्चरल लेवल है टेक्नोलॉजी का वो देखा जाता है। इसके साथ साथ लिटरेसी का जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा लो होता है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होती है, डिक्लाइनिंग या फिर स्टैग्नेंट पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन या तो कम हो रही होती है फिर बढ़ी नहीं रही, है ना। अब हम अगर ज्वांग्स की बात करते हैं जो कि उड़ीसा का ट्राइब आ जाता है, तो ये केओझार या फिर जिसको हम केंदुझार बोलते हैं वहां के हिल्स में पाया जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ पल्लाहारा नाम की जगह है, ठीक है, अंगुल में, वहां भी पाया जाता है। और धेन केनाल नाम की जो आपकी जगह है वहां के मैदानी इलाकों में भी पाए जाते हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें जो हिल वाले आ जाते हैं इनको कहा जाता है थनिया, ठीक है, और जो प्लेन्स वाले आ जाते हैं इनको कहा जाता है भागुड़िया। ठीक है, भागुड़िया जो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ओरिजिनली इनको एक और नाम से जाना जाता था, पटुआज। ठीक है, इनको पट्टुआज नाम से जाना जाता था क्योंकि ये लीफ स्कर्ट्स पहनते थे, यानी कि पत्तों के जो कपड़े हैं वो ये पहनते थे। इनके ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, जिसको ये लोग बुलाते हैं टोयला चासा। ठीक है। अब जो है कुछ लोग इसमें से सेटल्ड एग्रीकल्चर भी करते हैं, डेकोरेटिव कॉम्स हो गई, टोबैको केसेस हो गए, वो सब बनाने का काम भी ये लोग करते हैं। फिर हम बात करेंगे फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की, तो SJVN लिमिटेड ये आपकी एक मिनी रत्न की कैटेगरी में आ जाती है। मिनी रत्न शेड्यूल ए में आ जाता है, CPSU है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। तो इन्होंने सक्सेसफुली 90 मेगावाट का ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा में कमीशन किया, है ना। अब इसमें क्या आता है, इसमें सोलर पैनल्स को फ्लोटिंग स्ट्रक्चर पे कुछ इस तरीके से फिक्स किया जाता है जो कि वाटर बॉडी से बने होते हैं। लाइक भाई हमारी कुछ लेक्स आ गए, रिजर्वायर्स आ गए, पॉन्ड्स आ गए, कुछ नदियां वगैरह आ गई, है ना। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया के पास 280 से लेके 300 गीगावाट की पोटेंशियल है जो कि फ्लोटिंग सोलर पावर के द्वारा हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसका सिंपल सा बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एवापोरेशन जो है वो काफी कम हो जाता है ना। कूलर ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स होते हैं और लैंड कंजर्वेशन भी होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिक की, वहां की विंटर की हीट वेव की। तो भाई 2 सालों में दूसरी बार एक हीट वेव जो है वो आपकी अंटार्कटिका में पाई जा रही है विंटर सीजन में। इसका ये मतलब नहीं कि भाई बहुत गर्मी, ठंड अभी भी बहुत है। यानी कि यहाँ का जो ग्राउंड टेम्परेचर है, ठीक है, ग्राउंड टेम्परेचर हमें आपका तकरीबन नॉर्मल जो आपका एवरेज रहता है मिड जुलाई के आसपास, उसमें 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई। ठीक है, हाइयर है भाई, जितना आपका मिड जुलाई में नॉर्मली देखा जाता है उससे 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा आ रहा है। साइंटिस्ट के हिसाब से हाइयर टेम्परेचर जो है ये पोलर वॉर्टेक्स की कमी की वजह से हो रहे हैं या फिर पोलर वॉर्टेक्स के कमजोर होने की वजह से हो रहे हैं। पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है, ये एक कोल्ड एयर का बैंड होता है प्लस लो प्रेशर के आपके सिस्टम्स होते हैं जो पोल्स के आसपास सर्कुलेट करते हैं अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना। और वॉर्टेक्स क्या करता है, वॉर्टेक्स आपकी जो कोल्ड एयर होती है उसको अंटार्कटिक पे ऐसे ट्रैप करके रखता है, लेकिन ये भाई डिस्टर्ब हो चुका है लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक वेव्स की वजह से। फिर हम बात करेंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज यानी कि CICs की। तो RBI ने जो फ्रीक्वेंसी है रिपोर्टिंग की क्रेडिट इंफॉर्मेशन की लेंडर्स के द्वारा, जिसमें आपके बैंक्स भी आ जाते हैं, जिसमें आपकी NBFCs भी आ जाती है, वो उन्होंने बढ़ा दी है ना। उसको उन्होंने मंथली से हर 15 दिन के लिए कर दिया है, यानी कि फोर्टनाइटली, है ना, फोर्टनाइटली बेसिस पे कर दिया है या फिर इवन उससे भी शॉर्टर इंटरवल्स के लिए कर दिया है ताकि इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहे। तो भाई हम CICs की बात करेंगे। CIC क्या करती हैं, CIC पब्लिक डेटा को कलेक्ट करती हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को देखती हैं, पेमेंट हिस्ट्रीज को देखती हैं इंडिविजुअल्स की और कंपनीज की। ये देखती हैं लोन्स के लिए, ये देखती हैं उनकी क्रेडिट कार्ड की वर्दीनेस को जांचने के लिए, बाकी चीजों के लिए, है ना, जैसे कि ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड वगैरह आ गई। तो ये डेटा को जब कलेक्ट करती है तो CIC क्या करती है, एक क्रेडिट रिपोर्ट बनाती है
और उस क्रेडिट रिपोर्ट के हिसाब से एक क्रेडिट स्कोर जो है वो जनरेट करती हैं। तो बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऐसे सीआईसी के स्कोर को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई इस बंदे की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, इसको क्या हम लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये टाइम पे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो सीआईसी को लाइसेंस किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और इनको रेगुलेट किया जाता है सीआईसी रेगुलेशन एक्ट 2005 के द्वारा, आरबीआई की गाइडलाइंस। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है, पहली बार फर्स्ट एवर आपके राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वो दिए गए 2024 में। ये नए सेट ऑफ अवार्ड्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइंस टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ इनोवेशन की फील्ड में जारी किए हैं। ठीक है, इसमें 4 अवार्ड्स आ जाते हैं। एक तो जो है वो आपका आ जाता है विज्ञान रत्न। ठीक है, विज्ञान रत्न दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। उसके बाद दूसरा दिया जाएगा आपका विज्ञान श्री। ठीक है, ये सारी एजेस के साइंटिस्ट के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है विज्ञान युवा। ठीक है, ये आपका 45 ईयर से कम उम्र की साइंटिस्ट के लिए रहेगा। और उसके बाद एक आ जाता है विज्ञान टीम, ये दिया जाएगा जैसा कि आप पता ही चल ही रहा है कोलैबोरेटिव रिसर्च वर्क्स के लिए। अब आगे बात करते हैं भाई पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में कुछ जंगलों में आग लगी, वाइल्ड फायर्स लगी। वो इतनी इंटेंस थी कि भाई उनके जरिए आपके पायरो क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स है वो जनरेट हो गए। ये आपके कहाँ आकर होते हैं, ये आपके वहां आकर होते हैं जहां पर कहीं आग लगी होती है। हॉट वाइल्ड फायर होती है, या तो भाई जंगल की आग बहुत भयंकर होती है, या फिर आपके वॉल्केनिक इरप्शंस जहां होते हैं। इन दोनों में से किसी भी जगह ये पाई जा सकती है। इसके साथ साथ ये लाइटनिंग भी प्रोड्यूस करते हैं, बिजली चमकाते हैं भाई। और ज्यादा रेन नहीं होती भाई, है ना। रेन जो रहती है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई हर जंगल की आग से भाई आपका पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन जाते हैं, नहीं। इंटेंस हीट जो आपकी फायर से आती है, जो एयर के आसपास रहती है, ये ऊपर की तरफ मूव करती है ना, उसको सक कर लिया जाता है ऊपर की तरफ। और जब ये एटमॉस्फेयर में ऊपर पहुंच जाती है, इस एयर के पास आपका वाटर वेपर भी रहता है भाई। वाटर वेपर तो रहेगा ही रहेगा, उसके बिना काम कैसे चलेगा। ये वाटर वेपर क्या करता है, ऐश के साथ कंडेंस कर जाता है और ऐसा एक ग्रे या फिर ब्राउन क्लाउड बना लिया जाता है, जिसको कहा जाता है आपका पायरो क्यूमुलस क्लाउड। ठीक है, पायरो क्यूमुलस क्लाउड बोलते हैं या फिर फायर क्लाउड बोलते हैं। जनरली ये थोड़ा जलता हुआ दिखाई देता है, ग्लो करता है, इसलिए इसको पायरो बोला जाता है। पायरो मतलब आग, फायर। ठीक है, जब ये ठंडा हो जाता है तो वाटर वेपर कंडेंस कर जाती है इस पे, जो मैंने आपको बताया है ना। ये जो हॉट एयर थी, इसके साथ में आपका वाटर वेपर था, इसके साथ में आपका स्मोक था, ऐश था, राइस किया ऊपर की तरफ, एक्सपेंड कर गया, ठंडा कर गया, ठंडा होने पे कंडेंस कर गया, है ना। कंडेंस करने पे ग्रे या फिर ब्राउन क्लाउड यानी कि पायरोक्यूमुलस क्लाउड या फायर क्लाउड बना लिया। और इसका जो अपवर्ड मूवमेंट होता है हॉट एयर का, ये जितना ज्यादा इंटेंसिफाई होता जाता है, पायरोक्यूमुलस क्लाउड आपके फिर पायरोक्यूमुलस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है। फिर हम बात करते हैं क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में। तो भाई रिसेंटली इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे ऑब्जर्व किया गया आपका मिजोरम के एजोवॉल। ठीक है, सॉरी, एजोवॉल मिजोरम में किया गया। इसके अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन ने इसको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1976 ने इसको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में रखा है। साइट्स ने इसको अपेंडिक्स 1 में रखा है। ठीक है, इसका जो नाम है, ये जो उसके ऊपर ये ऐसे कोट से दिखाई देते हैं, इसकी वजह से रखा गया है। यानी कि ये जो हल्के हल्के आपको ग्रहण से दिखाई देते हैं इसकी खाल के ऊपर, है ना, ये एजेस आपकी ब्लैक ब्लैक से दिखाई देती हैं और अंदर आपको डार्क कलर दिखाई देता है, ये भाई आपका इसकी पैल्स बेस की स्किन पे जो कलर दिखाई देता है, उसकी वजह से इसका नाम रखा गया है। इसकी जो टेल होती है वो काफी ज्यादा लंबी होती है, इसकी बॉडी साइज के हिसाब से किसी भी टेल के कंपेरिजन में काफी लंबी पूंछ होती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जनरली ट्रीज पर ज्यादा सरवाइव करता है। इसके हैबिटेट में देखा जाए तो सदर्न चाइना है, भूटान है, नेपाल है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस और बांग्लादेश। फिर हम बात करेंगे डिजिटल वाटर मार्किंग की। तो भाई ओपन एआई जो है वो आपकी एक एआई वाटर मार्किंग टेक्निक में काम कर रही है, जो कि एआई जनरेटेड कंटेंट को रिकॉग्नाइज कर लेगी और
फिर इसको प्रिवेंट करेगी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करने के लिए। यानी कि ये एक डिजिटल कोड को, एक वाटरमार्क को डिजिटल कंटेंट में डालेंगे, जैसे कि कोई इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है ना। तो इससे कॉपीराइट कंटेंट जो है उसको सेफगार्ड किया जा सकता है, इंटीग्रिटी इंश्योर की जा सकती है, सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है डिजिटल वर्क की, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उनको आपका प्रोटेक्ट किया जा सकता है, पायरेसी से लड़ा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे न्यूजीलैंड, जिसकी कैपिटल है वेलिंगटन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, जहां पर इंडिया को कंट्री ऑफ द, यार पैड पे लिखता हूँ ना तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, कंट्री ऑफ द ऑनर का जो है इस साल का अवार्ड दिया है। अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं, एक आइलैंड कंट्री है जो कि सदर्न पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। या अंटार्कटिक सर्कल है, ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाता है आपका। इसमें दो मेन आइलैंड्स आ जाते हैं भाई हमारे, ठीक है। एक तो आपका नॉर्थ आइलैंड आ जाता है और एक आपका साउथ आइलैंड आ जाता है। इनको सेपरेट किया है कुक स्ट्रेट ने, ठीक है। थॉमस कुक के नाम पे शायद इसका नाम रखा गया है। इसके रिलीफ फीचर की बात करें तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट आ जाता है। यहाँ पर एल्यूवियल कैंटरबेरी जो आपके प्लेन्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। एल्यूवियल कैंटरबेरी प्लेन्स पाए जाते हैं। हाई सेंट्रल प्लेट्यू भी आ जाता है, जिसको कहा जाता है सेंट्रल ओटेगो, ठीक है। एक्टिव वॉल्केनोज में यहाँ पर आ जाता है माउंट रुआपेहू, और उसके साथ साथ आ जाता है भाई हमारा व्हाइट आइलैंड। हाईएस्ट पीक यहाँ की माउंट कुक है। लार्जेस्ट ग्लेशियर यहाँ का जो है उसका नाम है तस्मान ग्लेशियर, तस्मान सॉरी। और यहाँ पर लेक ताउपो जो है वो लार्जेस्ट नेचुरल लेक के तौर पे आ जाता है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि तीन इंडियन ओशन स्ट्रक्चर्स, जिनका नाम है अशोक, चंद्रगुप्त और कलापतरू, इनको इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया है ना। ये आपके बेसिकली क्या है, अशोक आपका एक सी माउंट है, ये रहा भाई सी माउंटेन है ना। चंद्रगुप्त जो है ये आपकी एक रिज है, और कलापतरू जो है ये भी आपकी एक रिज है। ये इंडियन ओशन में है, साउथ वेस्ट इंडियन रिज के पास में है, और इनको IHO ने अप्रूव कर दिया है, यूनेस्को के IOC ने भी इनको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। इनको डिस्कवर किया गया था नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ठीक। इनकी इन अंडर सी फीचर्स की अगर हम नेमिंग की बात करें तो देखो भाई, आपके जो टेरिटोरियल सी जो रहता है उससे बाहर की नेमिंग आप कैसे कर सकते हो, तो इंडिविजुअल्स और एजेंसीज नाम्स को प्रपोज कर सकते हैं अननेम्ड फीचर्स के लिए। इसके लिए IHO की 2013 की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अंडर सी फीचर ने। किसी भी फीचर को नाम करने से पहले उसका कैरेक्टर देखना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ उसका एक्सटेंट जो है वो देखना पड़ता है, प्लस उसकी पोजीशन को भी आइडेंटिफाइड किया जाता है। फिर प्रपोजल आपके रिव्यू किए जाते हैं IHO की सब कमेटी के द्वारा ऑन अंडर सी फीचर नेम्स, जिसको SCUFN कहा जाता है। टेरिटोरियल सी के अंडर में अगर कोई चीज होती है तो नेशनल अथॉरिटीज जो नेमिंग फीचर्स उसके टेरिटोरियल सी में है वो आपकी 23 गाइडेंस 2013 की गाइडलाइंस के हिसाब से कर देते हैं। IHO की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंडिया इसका मेंबर है। इनको यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जर्वर का स्टेटस दे रखा है ना। इनको एक कॉम्पिटेंट इंटरनेशनल अथॉरिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है रिगार्डिंग हाइड्रोग्राफी एंड नॉटिकल चार्टिंग, ठीक है। और अगर हम IOC की बात करते हैं, मतलब इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है, इसको स्टेब्लिश किया गया था 1961 में, और ये इंटरनेशनल कॉपरेशन को मरीन साइंसेज के फील्ड में क्या करती है, प्रमोट करती है। फिर बात करते हैं फाइनेंस बिल 2024 ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को, टैक्स प्रोविजन को इमूवेबल प्रॉपर्टीज यानी कि अचल संपत्तियों पे आपका अमेंड किया है। ये अमेंडमेंट आपका आया है जब प्रपोजल लाया गया कि भाई इंडेक्सेशन के जो बेनिफिट होते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ LTCG, है ना, जो अपना इमूवेबल प्रॉपर्टीज के सेल पर जनरेट होता है 2024-2025 के बजट में, ये भाई आपका प्रपोजल आया था कि भाई इंडेक्सेशन के बेनिफिट जो है वो इसके कैलकुलेशन पे जो है वो आपके इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। बजट में जो है एक 12.5% का रेट LTGC टैक्स का प्रपोज किया सारे एसेट्स पे विदाउट इंडेक्सेशन, है ना। और इससे पहले इसका 20% डिसाइड कर दिया गया।
भाई ये जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ कि इंडेक्सेशन बेनिफिट्स क्या होते हैं, यानी कि ये एसेट परचेज को जब एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन के बेसिस पे, आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, कोई भी आपने एसेट को परचेज किया, उसकी पहले की भाई कितना था उसका, ये पहले हो सकता है पहले 1 करोड़ की हो, अब जाके वो उसकी प्राइस कितनी है, तो जो आपका इन्फ्लेशन है उसको भी अकाउंट में ले लिया जाता है, इसको बेचा जाएगा तो भाई कितना पैसा मिलेगा, है ना। तो इससे इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है कैपिटल गेन्स पे, है ना। ओवरऑल जो टैक्स लाइबिलिटी होती है टैक्स पेयर की, वो भी आपकी रिड्यूस कर दी जाती है, ठीक है। तो की प्रोविजन अमेंडमेंट से क्या आ जाते हैं कि दो एलटीसीजी की जो टैक्स रेट्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो आपके ऑफर किए गए हैं इंडिविजुअल्स के लिए या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज पे, लैंड्स पे या बिल्डिंग्स पे, जो उन्होंने 2024 जुलाई 23 से पहले एक्वायर्ड किए, ठीक है। 12.5% टैक्स रेट जो है विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट लगाया जाएगा, या फिर 20% टैक्स रेट आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ लगाया जाएगा, जो भी एडवांटेजेस लगे भाई उसको चूज कर। कैपिटल गेन्स की अगर हम बात करते हैं सीजी, तो ये आपके वो प्रॉफिट्स होते हैं जो कि एक्यूमुलेट किए जाते हैं जब आप किसी भी कैपिटल एसेट को बेचते हैं, है ना। रियल एस्टेट को, स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को बेचने में जो भी पैसा मिलता है, जो भी प्रॉफिट आपका जनरेट होता है, उसको कैपिटल गेन कहा जाता है, क्योंकि प्रॉफिट्स को भाई हम इनकम की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो फिर इन पे टैक्स भी लगता है, तो उसको कैपिटल गेन्स टैक्स भी कहा जाता है। इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के आ जाते हैं भाई हमारे पास। फिर उसके बाद साइंटिस्ट जो है उन्होंने डीपेस्ट रॉक सैंपल अर्थ की मेंटल से ढूंढ के निकाला है। साइंटिस्ट जो यूएस के एक वेसल है, इस वेसल का नाम है जॉइट्स, ठीक है। जॉइट्स रेजोल्यूशन जो है उन्होंने तकरीबन 1.2 किलोमीटर ड्रिलिंग की है, ठीक है। ये इन्होंने कहाँ की है, ये इन्होंने की है एटलांटिस, एटलांटिस मैसिव जो आपका है, ठीक है, वहां पर उन्होंने इसकी ड्रिलिंग की है। इससे पहले 201 मीटर की उन्होंने जो है वो ड्रिलिंग कर चुकी है। मेंटल में भाई आपकी सिलिकेट रॉक आ जाती हैं, जो तकरीबन अर्थ के 80% वॉल्यूम को कवर करती हैं। ये मिड लेयर आ जाती है आपकी अर्थ की। मेंटल रॉक्स यूजुअली इनएसेसेबल रहती हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के एरियाज में दिख जाती है, वहां पर अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे इधर से इधर मूव कर रही होती है, जैसे कि एटलांटिस मैसिव। एटलांटिस मैसिव एक अंडर वाटर माउंटेन है जो लाई करता है मिड अटलांटिक रिज के पास, ठीक है। मिड अटलांटिक रिज में भैया आपका लाई करता है, पहली बात तो ये हो गई। अब ये जो ड्रिलिंग है ये इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम के अंडर में की जा रही है। इंडिया इसका एक फंडिंग पार्टनर है ना। इंडिया इसका एक फंडिंग पार्टनर है। ये जो ड्रिलिंग है ये सदर्न साइड पे की गई थी अटलांटिक मैसिव में, जो आपकी लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल जिसको कहा जाता फील्ड कहा जाता है, उसके आसपास, ठीक है। जो आपका रॉक सैंपल कवर किया गया है उसमें 70% रॉक पाई जा रही है। फिर हम बात करते हैं यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMKYU 2.0 स्कीम को अप्रूव कर दिया। ये जो स्कीम है इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा आपका 10 लाख करोड़ का, ठीक है। और हाउसिंग नीड्स को देखेगी तकरीबन 1 करोड़ फैमिलीज की, 1 करोड़ फैमिलीज के घरों की नीड्स को देखा जाएगा। ये कवर होती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, महुआ के अंडर में। इनका विजन आ जाता है हाउसिंग फॉर ऑल, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। इसका जो ISS वाला कंपोनेंट है उसको छोड़ के 2028-2029 तक ये लागू रहेगी। फैमिलीज जिनके पास में किसी तरह का कोई पक्का घर नहीं है कहीं भी कंट्री में, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करती है, लो इनकम ग्रुप को बिलोंग करती है, मिडिल इनकम ग्रुप को बिलोंग करती है, वो इसके अंडर में कवर की जा रही है। PMAY अगर 1.0 की बात करते हैं तो उसको 2015 में लॉन्च किया गया था, ताकि लोगों को ऑल वेदर पक्के घर दिए जा सके, सारे एलिजिबल बेनिफिशियरीज को, इन अर्बन एरियाज, ठीक है। 1.18 करोड़ फैमिलीज को हाउसेस को सैंक्शन किया जा चुका है। 85 लाख से ज्यादा हाउसेस ऑलरेडी बन चुके हैं और बेनिफिशियरीज को दिए जा चुके हैं। फिर बात करते हैं WFPO, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने ज्वाइंटली लॉन्च किया है 24x7 ग्रेन ATM इन भुवनेश्वर, ठीक है। इंडिया का पहला 24x7 ग्रेन ATM, इसका नाम इन लोगों ने रखा है अन्नापूर्ति,
ठीक है, ये उड़ीसा में सेटअप किया जाएगा ताकि फूड ग्रेन बेनिफिशियरीज को 24 घंटे सातों दिन दिए जा सके अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA। NFSA इंटाइटल करता है कि 75% जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है और 50% जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है, इनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स दिए जा सके। अन्नपूर्ति की बात करें तो ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जिसको डिजाइन किया गया है WFP इंडिया ने, ठीक है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया ने, ठीक है। ये आपका हर तरह का क्वांटिटी का सिलेक्टेड ग्रेन आ जाता है, जिसमें हमारा व्हीट भी आ जाता है, जिसमें हमारा राइस आ जाता है, मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज आ जाता है। ये हर बेनिफिशियरी को दिया जाता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद। यूनिवर्सल एक्सेस दी जाती है फूड ग्रेन्स की, और वेटिंग टाइम आपका 70% तक इसमें कम हो जाता है। एनर्जी एफिशिएंट है, सोलर पैनल्स के साथ इसको लगाया जा सकता है ऑटोमेटिक रिफिलिंग के लिए। 2022 के WFP इनोवेशंस अवार्ड्स में इसको वन ऑफ द WPFC का टॉप 5 इनोवेटिव सॉल्यूशन यूज किया गया था फॉर डिसरप्टिंग हंगर, ठीक है। अब अगर हम यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो भाई इसको 1961 में यूनाइटेड नेशंस में वर्ल्ड हंगर को दूर करने के लिए बनाया था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है जो इमरजेंसीज के दौरान फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, भूख से लोगों की सुरक्षा करता है। WFP को नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है 2020। फिर बात करेंगे कुर्स्क रीजन की। रशिया ने आपका इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है कुर्स्क रीजन में, ठीक है। ये आपका कहां पर आ जाता है? ये आ जाता है सेंट्रल पार्ट में, ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन के पास में, और इसके बॉर्डर के पास ही भाई हमारा यूक्रेन भी सिचुएटेड है ना। ये जो आपका एरिया है, यहाँ पर आपकी अलग अलग रिवर्स फ्लो करती हैं, जिसमें से एक तो आ जाती है ड्नाइपर, ठीक है, यानी कि इसको सेम या फिर पसेल भी कहा जाता है, और दूसरी आ जाती है डॉन रिवर्स। ये भाई आपकी इसकी टेरिटरी में लोकेटेड है। मेन सॉइल यहाँ पर जो आती है वो आती है चेरनोजैम, यानी कि ब्लैक कलर की सॉइल यहाँ पर पाई जाती है, और इसमें आयरन हो, फॉस्फोराइड्स, पीट और बिल्डिंग मटेरियल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ, अभी भाई करंट अफेयर्स खत्म नहीं, आगे और भी है, ठीक है। CDS 1 2025 का जो भाई हमारा बैच है वो आने वाला है, 1 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बैच का नाम बसंतर डू है। 100 डेज का ये ऑनलाइन बैच है, और इस बैच में भाई हम सारी सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं। हम GK भी कवर करेंगे, जिसमें हमारा इंग्लिश जो है वो भी कवर रहेगा, और मैथमेटिक्स भी कवर रहेगा। आप लोगों के पास एनरोल करने के 3 ऑप्शन है। आप सिर्फ मैथमेटिक्स में भी कर सकते हैं 1500 में, आप GK और इंग्लिश यानी कि OTA के लिए एनरोल कर सकते हैं 3500 में, और आप तीनों सब्जेक्ट्स के लिए IMA के हेड के अंदर एनरोल कर सकते हैं इन 5000, ठीक है। ये भाई हमारा सीन है, इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी इनकी, और इसके साथ साथ इसको पढ़ाने के लिए GK और इंग्लिश पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा। मैंने भाई आपका 6 बार CDS जो है वो क्लियर किया है। आर्यन भदौरिया जो है वो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, उन्होंने 5 बार CDS AFA क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि भाई आपको इनरोल करने के लिए क्या करना है। वैसे सिंपल सा मेथड है, 8839961158 पर आप DM कीजिए, और उसके साथ ही साथ में आपको इनरोलमेंट की लिंक्स वगैरह जो है वो शेयर कर दी जाए। अब अगली खबर आ रही है चेक ट्रंकेशन सिस्टम के बारे में, यानी कि CTS क्या होता है। RBI ने क्या किया है, RBI ने कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं ताकि कंटिन्यूअस क्लियरिंग चेक्स की CTS के अंडर में की जा सके, है ना। एक बार इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा तो चेक्स जो है वो सबमिशन के 4 घंटों के अंदर ही अंदर क्लियर कर दिए जाएंगे, है ना। और अभी T+1 यानी कि 1 दिन तो मैंडेटरी लगता है, उसके साथ में एक और दिन लग सकता है। CTS एक ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम है जो कि फिजिकल चेक मूवमेंट को खत्म कर देगा। इसमें जो चेक की इमेजेस होती हैं, है ना, जो चेक की भाई आपकी इमेजेस होती हैं, और MICR का जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस किया जाता है ना। MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन लाइन, ये आपका मैग्नेटिक इंक को यूज करती है, स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करती है, और इसके जरिए चेक्स की लेजिटिमेसी जो है वो देखी जाती है, ठीक है।
एनपीसीआई भाई जो हमारा है वो एक चेक प्रोसेसिंग सेंटर यानी कि सीपीसी के तौर पे काम करेगा। सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो आपकी इंश्योर की जाएगी एंड टू एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पीकेआई के द्वारा। फिर बात करेंगे डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन डीआरटीपीएस की। तो नागालैंड जो है वो आपका पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने डीआरटीपीएस को अडॉप्ट कर लिया है। एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसबीआई के साथ में साइन किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक लॉसेस को रिड्यूस करना जो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के केस में होते हैं। अब इसमें टेन्योर की बात की जाए तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा और ये उन सारी कॉस्ट को कवर करेगा अगर कोई डिजास्टर 3 साल के दौरान होता है, 2024 से लेके 2027। ठीक है, फाइनेंशियल रेजिलियंस और सेफ लाइवलीहुड का इनका एम आ जाता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की कैटेगरी में। ठीक है, अब अगर हम पैरामेट्रिक इंश्योरेंस की तरफ देखें तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो एक ऐसी प्रोबेबिलिटी को देखता है कि जब किसी लॉस कॉसिंग इवेंट का होना होता है, हो जाता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर वगैरह, एक प्री डिफाइंड पे आउट दिया जाता है ऐसे इवेंट की स्थिति में। फिर बात करेंगे पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन फॉर सर्विसेज पीसीएपीएस। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएमओ ने पीसीएपीएस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है ताकि वेदर फोरकास्टिंग को आर्कटिक और अंटार्कटिक एरियाज में इंप्रूव किया जा सके। पीसीएपीएस आपका एक पार्ट आ जाता है, ये डब्ल्यूएमओ का पार्ट आ जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम का, WWRP का। फिर हम बात करेंगे पर्वत प्रहार एक्सरसाइज के बारे में। तो आर्मी आपकी इंडियन आर्मी जो है वो पर्वत प्रहार एक्सरसाइज कर रही है और ये एक्सरसाइज हमारी हो रही है लद्दाख में। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और ऑपरेशंस पे फोकस है इसका। बहुत सारी मिलिट्री यूनिट्स हैं, इक्विपमेंट हैं ताकि वॉर रेडीनेस मेंटेन किया जा सके इंडिया चाइना बॉर्डर के पास। नेक्स्ट बात करेंगे सेपोगिया शिवराजिना की। तो एक नया फ्लावरिंग प्लांट जो है जो कि बिलोंग करता है सेपोगिया जीनस को, है ना, वो ढूंढ के निकाला गया है, उसकी डिस्कवरी की गई है और इसको नाम दिया गया है सेपोगिया शिवराजिनिया। ठीक है, ये कोल्हापुर के विशालगढ़ एरिया में पाया गया है। इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे शिवराजिना रखा गया है। ये रेयर प्लांट है जो कि इंडिया का ही एंडेमिक है भाई, हमारे यहाँ ही पाया जाता है और सॉइल भी थोड़ी बहुत न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से पनप जाता है। ठीक है, यूनिक ट्यूबुलर फ्लावर्स होते हैं जो कि मॉथ्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, रॉकी प्लेसेस में और सॉइल में जिनमें कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें ये सर्वाइव कर सकता है और इसके साथ साथ इसकी फैमिली में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे यूपीआई की, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यानी कि आरबीआई ने यूपीआई की जो लिमिट है वो बढ़ा दी है। पहले 1 लाख रुपए हुआ करती थी और ये जो लिमिट है अब आपकी ₹5 लाख कर दी गई है पर ट्रांजैक्शन। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आपका कर दिया गया है। यूपीआई आप सबको पता है कि इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन में अवेलेबल रहता है। इसको एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है ताकि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स मोबाइल फोन्स के द्वारा किए जा सके। इसको जो है पीयर टू पीयर कलेक्शन रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। यूपीआई का यूजर बेस जो है वो 42.4 करोड़ पहुंच चुका है, ऐसा आरबीआई का कहना है। फिर हम बात करेंगे राघोजी भांगरे, जिनका जीवन काल 1805 से 1848 तक रहा। संक्षिप्त जीवन था लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्राइबल रिवोल्यूशनरी लीडर थे जिनका जन्म अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में देगांव में हुआ और वो हुआ कोली कम्युनिटी में। इनके फादर रामोजी राव भांगरे जो थे वो आपके कोली राइजिंग्स के लिए जाने जाते थे। 1822 से लेकर 29 मनी लैंडर्स और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो थी। रामजी राव भांगरे जो थे इनको सेलुलर जेल में फांसी पे लटका दिया गया था और इनको सॉरी राम जी जो उनके पिताजी थे, और उसके बाद में जो राघोजी भांगरे थे इनको कैप्चर किया गया था भाई आपका लेफ्टिनेंट जनरल के जेल के द्वारा पंढरपुर में और इनको भी फिर बाद में फांसी पे लटका दिया गया। फिर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीज 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलेंट एंड बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिस्टेंट और बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिलीज किया गया है। इन क्रॉप्स को डेवलप किया गया है
ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, है ना। और ये एक लैब टू लैंड प्रोग्राम के अंडर में आ जाता है। ICAR क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम काफी टाइम से चला रहा है। इसमें नई क्रॉप वैरायटीज को और हाइब्रिड्स को डेवलप किया जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से अडेप्ट कर सके और एक अच्छी ईल्ड दे सके। ठीक है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोसेसेस जो होते हैं उनमें अलग अलग स्ट्रेटजीज भी यूज की जाती हैं। लाइक आपका जेनोमिक्स असिस्टेड सिलेक्शन आ जाता है। ठीक है। एक आपका फिनोमिक्स आ जाता है, यानी कि सिस्टमेटिक मेजरमेंट और एनालिसिस किया जाता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का। और उसके साथ साथ में कन्वेंशनल ब्रीडिंग या बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोचेस आ जाती है, लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीनोम एडिटिंग। ठीक है। अब अगर हम बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में बात करें कि भाई ये क्या होता है, तो ये आपका एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें फूड क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है। फूड क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव किया जाता है। जैसे कि भाई आपका व्हीट ग्रेन्स जो है, इन व्हीट ग्रेन्स के अंदर में आयरन और जिंक का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाया जाता है। ये कन्वेंशनल फोर्टिफिकेशन से अलग रहता है। ठीक है। क्योंकि ये एम करता है कि भाई क्रॉप्स का न्यूट्रिएंट लेवल ही बढ़ा दिया जाए प्लांट ग्रोथ के दौरान, जबकि आपका जो कन्वेंशनल होता है उसमें प्रोसेसिंग के दौरान ही बढ़ाया जाता है। फिर हम बात करेंगे इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विजिटेड मालदीव। इस विजिट के आउटकम्स क्या हों? तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि यूपीआई के ऊपर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो किया गया, है ना। ये एक्सचेंज किए गए। इसके साथ साथ आपका अड्डू रिक्लेमेशन, ठीक है, अड्डू रिक्लेमेशन और शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है और अड्डू डिटोर लिंक ब्रिज प्रोजेक्ट जो है इनको इनॉग्रेट किया गया। इंडिया के द्वारा जो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है, ये जो आपका प्रोजेक्ट जारी किया गया था, इसकी प्रोग्रेस को भी देखा गया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी देखा गया। ये आपका एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जो इनकी कैपिटल माल को ज्वाइन करता है आसपास के आइलैंड्स के साथ में, लाइक विलिंगली हो गया, गुलहाइफी हो गया, तिलाफाशु हो गया, ये सब आ जाता है। ठीक है। मालदीव के देखो वैसे तो इंडिया के लिए बहुत सारे सिग्निफिकेंस। अगर हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, तो ये एक मेजर कमर्शियल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन SLOC पे बेस्ड है। 50% जो इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड है और 80% हमारे जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं वो SLOC के द्वारा जाते हैं, अरेबियन सी में से हो। ठीक है। जियो पॉलिटिकल भी देखा जाए तो ये इस पूरे एरिया में पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है पूरे इंडियन ओशन रीजन में। और इंडिया का जो विजन सागर है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का की पार्टनर है। और डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो भाई हम इनके साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी करते हैं। जैसे कि एक एक्सरसाइज होती है एक्वेरियन। ठीक है, एक्वेरियन इनके साथ की जाती है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस वगैरह की जाती है। चाइनीज फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं, ये काफी ज्यादा चिंताजनक बात है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी इनके बीच बीच में हिलोरे मारते रहते हैं, है ना। और रिलीजियस रेडिकलिज्म तो मालदीव में बढ़ ही रहा है। मतलब हर वो देश इंडिया के आसपास वाला जहां पर इस्लामिस्ट सत्ता में आते हैं, वहां पे रिलीजियस रेडिकलिज्म जो है इंडिया के खिलाफ बढ़ने ही लगता है। फिर बात करेंगे भाई, गाइडलाइंस इशूड की गई हैं ताकि कंपोनेंट मॉडल सोलर विलेज को इम्प्लीमेंट किया जा सके, है ना। और ये किया जाएगा PM सूर्य घर के अंदर मुफ्त बिजली योजना के। ये जो गाइडलाइंस हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा रिलीज की गई हैं। ये एक नोडल मिनिस्ट्री है जो कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को क्या बोलते हैं, लागू करेगी, है ना। प्रीवियस गाइडलाइंस जो थी वो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस थी। अब अगर हम देखो सबसे पहले मॉडल सोलर विलेज की बात करते हैं तो इनका सीधा सा काम है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, है ना, एक मॉडल सोलर विलेज होना चाहिए पूरे देश में। यानी कि विलेज कम्युनिटीज को एम्पावर किया जाएगा कि आप एनर्जी की नीड्स में सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, सेल्फ रिलायंट हो जाओ। सरकार पे भरोसा करने का कोई आपको काम नहीं करा, क्योंकि सरकार ही आपकी इसमें हेल्प करेगी। एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो ऐसा गांव जिसमें 5,000 से ज्यादा की जनसंख्या है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है। प्लस इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा। हर मॉडल विलेजेस को 1 करोड़ रुपए जो है वो ग्रांट के तौर पे दिया जाएगा। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, या फिर कोई भी ऐसी एंटिटी जिसको स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है, वही वो आपके काम करेंगे।
वही अगर हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की बात करें तो इनका काम है रूफटॉप सोलर सिस्टम को छतों पे लगाना, है ना, और फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना 300 मंथली जो आपकी यूनिट्स होती हैं, और ये कराएंगे ये लोग 1 करोड़ हाउस होल्ड्स की। ठीक है। सब्सिडी का स्ट्रक्चर इसमें डाला गया है कि भाई 60% सब्सिडी जो है वो 2 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए रहेगी। 40% सब्सिडी जो है वो 2 से लेकर 3 किलोवाट तक के लिए सिस्टम के लिए रहेगी। इससे भाई आपके हाउस होल्ड तकरीबन एनुअली 15,000 रुपए तक सेव कर सकते हैं, और जो उनके पास सरप्लस पावर आ जाएगी वो उसको डिस्कॉम को बेच भी सकते हैं। फिर बात की जाएगी माउंट किलीमंजारो की, तो भाई आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का द्वारा लीड किया गया एक एक्सपीडिशन वो आपका ओरू समिट पे पहुंच चुका है। ठीक है। ये भाई हाईएस्ट पीक आ जाती है अफ्रीका में, इसकी हाइट आ जाती है 5895 मीटर्स। लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, इसके आसपास और कोई माउंटेन जनरली नहीं है। और ये आता है भाई हमारा एक स्ट्रेटो वॉल्केनो की कैटेगरी। स्ट्रेटो वॉल्केनो की कैटेगरी में आता है, 3 कोन्स का बना हुआ है। इसमें सबसे जो हाईएस्ट कोन है उसका नाम कीबो है। उसके बाद में एक आ जाता है मोबेंजी, और एक का नाम आ जाता है शीरा। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है। फिर बात की जाएगी एक्सरसाइज उदर शक्ति की, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में कंडक्ट की गई। नेक्स्ट बात करेंगे नील कुरिंजी की। क्या नील कुरिंजी को IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में थ्रेटन्ड स्पीसीज के अंडर में डाला हुआ है कि भाई ये जो है ये खतरे में है। ठीक है। और ये थ्रेटन्ड स्पीसीज आ जाती है वल्नरेबल कैटेगरी में। अगर इसकी बात किया जाए तो ये एक श्रब होती है जो कि अपनी मैसिव ब्लूमिंग के लिए जाना जाती है। हर 12 साल में इसके फूल खिलते हैं। इसको कहा जाता है कि भाई ये आपकी सेमल पैरस है। ठीक है। मतलब सिंगल रिप्रोडक्टिव एपिसोड रहता है इनका डेथ से पहले, एक ही बार इनके जीवन काल में ये खिलते हैं। इनकी लोकेशन आ जाती है 16 ग्रासलैंड्स में, जो कि वेस्टर्न घाट्स में लाई करते हैं। और ये जो एरिया है ये लाई करता है नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स भी आ जाते हैं यहाँ पर, पलानी हिल्स भी आ जाते हैं, और उसके साथ साथ एरवाकुलम जो है ये वाले हिल्स भी यहाँ आ जाते हैं, मुन्नार। ठीक है। इसके साथ साथ एक और हिल्स आते हैं, वो आता है शेवरॉय हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, इनकी विसिनिटी भी यहाँ पाई जाती है। नीलगिरी का मतलब होता है ब्लू माउंटेन्स, है ना, ये फ्लावर के कलर से लिए गया। फिर हम बात करेंगे की, तो यूएस वो एक मिलिट्री बेस सेंट मार्टिन हाईलैंड बांग्लादेश पे इस्टेब्लिश करना चाह रहा था, ऐसे क्लेम्स बांग्लादेश की जो फॉर्मर गवर्नमेंट है इन्होंने किए। ये एक छोटा सा कोरल आइलैंड आ जाता है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका जो दूसरा नाम आता है इट इज कॉल्ड एज नारिकेल जिंजिरा। ठीक है। यानी कि कोकोनट आइलैंड। ठीक है। इसको कोकोनट आइलैंड भी कहा जाता है, और प्लस इसको दारूचीनी द्वीप यानी कि सिनेमन आइलैंड भी कहा जाता है। ये आपका बेसिकली टेकनाफ पेनिनसुला का पार्ट हुआ करता था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन बाकी का हिस्सा जो है वो आपका डूब गया है, तो सिर्फ यही आइलैंड अब रह गया है। 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ था, और उस एग्रीमेंट के हिसाब से ये बांग्लादेश का पार्ट है। जियो पॉलिटिकल इंपोर्टेंस की बात की जाए तो ये म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के पास आता है। फिर बात करेंगे सबडक्शन जोन की, तो जापान जो है उन्होंने अपना पहला एवर मेगा क्वैक की जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी है। इस चीज के लिए ये उन्होंने किया है नंकाई ट्रॉफ के लिए, क्योंकि जापान के साउथ वेस्ट पैसिफिक कोस्ट में लाई करता है। ठीक है। नंकाई ट्रफ क्या है भाई, आपका एक अंडर वाटर सबडक्शन जोन है जहां से यूरेशियन प्लेट क्या कर रही है, टकरा रही है फिलीपींस सी प्लेट के साथ। ये आपकी यूरेशियन प्लेट है और फिलीपीन सी प्लेट के साथ में इसका जो हो रहा है वो टकराना हो रहा है। सबडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सबडक्शन को हम पेनियो जोन भी कहते हैं। ठीक है। जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ कुछ इस तरीके से मूव करती हैं कन्वर्जेंट मार्जिन की तरफ, तो वो प्लेट जो आपकी हैवियर होती है वो डेंस होती है, वो नीचे की तरफ चली जाती है, वो लेटर प्लेट की नीचे की तरफ चली जाती है, और धीरे धीरे मेंटल में क्या हो जाती है, कंज्यूम कर ली जाती है। इस लोकेशन पे सिंकिंग होती है हैवियर प्लेट की, उसको सबडक्शन या फिर पेनियो जोन कहा जाता है। फिर बात करेंगे मीटेरॉइड शावर की, तो इस मीटेरॉइड शावर का नाम है परसीड मीटेरॉइड शावर, जो कि जुलाई में स्टार्ट हुआ और ये आपका तकरीबन अगस्त तक चलता रहा।
परसीड मीटियोर्स जो रहते हैं ये आपके कुछ ऐसा डेब्रिस है जो कि पीछे छोड़ा गया है एक कॉमेट के द्वारा। उस कॉमेट का नाम है स्विफ्ट टटल। ठीक है, ये भाई हमारा एक कॉमेट आ जाता है। मीटियोराइट शॉवर की बात करें, एक सेलेस्टियल इवेंट होता है जिसमें बहुत सारे मीटियोर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं शॉर्ट पीरियड में। मीटियोर्स को हम सबको पता है वो स्पेस रॉक्स होती हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही हैं। ये जो ब्राइट स्ट्रीक सी आपको दिखती है ये रॉक नहीं होती है, लेकिन ये उसका जलना होता है। उसका जलना मतलब जो उसके साथ की हवा होती है ये उसका जलना होता है ना। मीटियोर शॉवर जनरली किसी स्टार या कॉन्स्टेलेशन के नाम पे रखा जाता है जो कि क्लोज होते हैं जब जहां पर मीटियोर अपीयर हो। फिर हम बात करेंगे टिमोर लेस्टे जिसकी कैपिटल है दिल्ली में। इंडियन प्रेसिडेंट जो है उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया गया है टिमोर लेस्टे का। ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि बिलोंग करती है साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, ये ईस्टर्न हाफ को ऑक्यूपाई करती है, तिमोर के आइलैंड को और उसके आसपास के बाकी के जो एरियाज हैं। इसकी लोकेशन की वजह से इसको ईस्ट तिमोर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके आसपास देखेंगे तो भाई साउथ ईस्ट में भाई आपका पूरा का पूरा जो है वो तिमोर सी आ जाता है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो भाई यहाँ पर आ जाती है वेटार स्ट्रेट। ठीक, नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ की तरफ क्या आ जाती है, ओम्बई स्ट्रेट आ जाती है। और वेस्टर्न तिमोर जो है भाई आपका ये जो एरिया आ जाता है ये आपका समथिंग जो है वो इंडोनेशिया का पार्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ताता मलेव। अब आगे बात करेंगे, नीति आयोग और केपीएमजी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस रिपोर्ट के द्वारा पीएम मुद्रा योजना की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया गया है, उसके कंट्रीब्यूशन को देखा गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। और ये किया जाता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एमएसएमईज के लिए। ठीक है, स्टडी की फाइंडिंग्स की बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में 2015 में जब से इसको लॉन्च किया गया है इस पूरी योजना ने 35 करोड़ एमएमसी जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर अकाउंट्स हैं उनको हेल्प किया है, उनको क्रेडिट दिया है, उधार दिया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो वुमेन जो है उनके पास फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से 70% टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स आ जाते हैं। और सेंक्शन अमाउंट जो नए एंटरप्रेन्योर्स की है वो भी बढ़ गई है। इससे स्मॉल बिजनेसेस को भी काफी ज्यादा इंकरेज किया जाता है क्योंकि मेजोरिटी लोन अमाउंट्स यानी कि 80% जो लोन्स हैं वो आपके शिशु कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 का डेटा है। शिशु कैटेगरी वो जिसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, 3 कैटेगरी होती है, आपको पता है भाई। शिशु कैटेगरी 50,000 तक का लोन दिया जाता है। उसके बाद में भाई हमारी किशोर आ जाती है, इसमें 50,000 से लेके 5 लाख तक का दिया जाता है। और उसके बाद में आ जाती है तरुण। तरुण में दिया जाता है 5 लाख से लेके 20 लाख के बीच में। वैसे पहले 10 लाख तक दिया जाता था, लेकिन 10 लाख तक का जो रहता है वो कोलेट्रल फ्री रहता है। 20 लाख तक में आपको कोलेट्रल देना पड़ता है। क्रेडिट गारंटी भी भाई इसमें रहती है कि माइक्रो यूनिट्स को एलिजिबल किया कराया जाता है। और ये आपकी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सिक्योरिटी कंसर्न्स एट द रशियन कंट्रोल्ड जाफरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक आग जो है भाई वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी, नाम मैं बार बार नहीं लूंगा इसका। ठीक है, और इस पूरे एक्ट को रशिया ने एक न्यूक्लियर टेररिज्म का नाम दिया है। ठीक है, न्यूक्लियर टेररिज्म। अब भाई ये जो आपका ज़ैपोरिज़िया लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाता है पूरे यूरोप का। साउथ ईस्ट यूक्रेन में ईस्टर्न बैंक पे डिनिप्रो रिवर के आसपास ये सिचुएट है, ये डिनिप्रो रिवर है। ठीक है, करंटली रशिया के कंट्रोल में है। अब उसके बाद बात करते हैं तुंगभद्रा डैम क्रैश्ड गेट कोलैप्स। तो भाई पानी जब आपका बढ़ गया, काफी ज्यादा प्रेशर उसका बन गया, काफी ज्यादा बारिश हुई, तो क्रैश्ड गेट जो आपका रहता है जो कि कंट्रोल करता है पानी के ओवरफ्लो को, वो आपका फेल हो गया है ना। इसकी वजह से फ्लड और डैम सेफ्टी दोनों में कंसर्न्स लोगों के दिमाग में आ गए। ठीक है, अब देखो इस अगर हम डैम की बात करें तो एक मल्टीपर्पज डैम है जिसको 1958 में बनाया गया, तुंगभद्रा रिवर पर बनाया गया। ठीक है, कौन सी जगह पर, ये जगह आपकी आ जाती है हॉस्पेट, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक।
एम विश्वेश्वरैया आपके चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ इंजीनियर्स के इस डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए। इस रिवर की अगर हम बात करें तो इस रिवर का नाम दो स्ट्रीम से आ जाता है, एक का नाम है तुंग, एक का नाम है भद्र, जो आपकी वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होती है और शिमोगा के पास में दोनों मिलकर तुंगभद्रा रिवर बना लेती हैं, जो कि कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। फिर मैं आगे आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि भाई CAPF-AC का चीता बैच जो है वो आपका लॉन्च किया जा चुका है। 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। ये एक 7 महीने का बैच होगा जिसमें हम पेपर 1 भी कवर करेंगे, पेपर 2 भी कवर करेंगे। आप चाहें तो पेपर 1 के लिए भी इनरोल कर सकते हैं, पेपर 2 के लिए भी कर सकते हैं और दोनों के लिए कंबाइंड भी इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको पता है 8839961158 पर आपको DM करना है। ठीक है, 7 महीने का बैच है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उन सारे स्टूडेंट्स को जो भी आपका CAPF-AC की तैयारी करना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसका टाइटल है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड GET फॉर यूथ 2024। ये जो रिपोर्ट है ये 20th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करती है, रिप्रेजेंट करती है, जब से ये रिपोर्ट आपकी पब्लिश होना स्टार्ट हुई है ना। ये जो रिपोर्ट है ये यूथ पे फोकस होती है, उनके अचीवमेंट, चैलेंजेस और बाकी यूथ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रहती है। अब अगर इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें एक पॉइंट कवर किया गया है, पोस्ट कोविड रिकवरी। ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 2023 में वो 13% है, जो कि पिछले 15 सालों में सबसे लोएस्ट है ना। और 64.9 मिलियन अनएम्प्लॉय यूथ जो है ये आज की डेट में है, जो कि सन 2000 से सबसे लोएस्ट है। अब अगर यहाँ पर हम नीट की बात करें, नीट मतलब नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग स्टेटस की, तो 20% के करीब जो यूथ हैं वो 2023 में नीट के अंदर कवर्ड थे, यानी कि लेबर मार्केट को एक्सक्लूड कर दिया गया है ना। और हर 3 में से 2 जो यंग मैन नीट में जो लोग हैं वो वुमेन आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे जेनेवा कन्वेंशंस 1949 की। तो जेनेवा कन्वेंशंस 1949 की जो है ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को फॉलो करते हैं और इनके 75 साल हो चुके। ठीक है, 4 जेनेवा कन्वेंशंस और उनके एडिशनल प्रोटोकॉल्स जो हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स आ जाते हैं, जिसमें युद्ध के द्वारा किए जाने वाली बैरबेरिटी को आउटलाइन किया जाता है। 4 कन्वेंशनल जो भाई हमारे क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट्स आ जाते हैं, वो एक आ जाता है कि भाई वुंडेड और जो सिख सोल्जर्स होते हैं है ना, उनको देखना। दूसरा, वुंडेड सिख एंड शिप रैग मिलिट्री पर्सनल एट सी, जो भाई अपने जहाज से कूद चुके हैं, जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, जो घायल हैं, बीमार हैं और अपने जहाज के नहीं है। तीसरा, प्रिजनर ऑफ वॉर्स POWs। चौथा आ जाता है सिविलियंस इंक्लूडिंग दोज जो कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी में पाए जाते हैं। ठीक है, एडिशनल प्रोटोकॉल्स 1997 और 2005 में इंक्लूड किए गए थे, वो सप्लीमेंट किए गए थे कन्वेंशंस के लिए, और इंडिया ने चारों जेनेवा कन्वेंशंस को 1949 में रेटिफाइड किया है। अब अगर वही टेबल पे नजर मार लेते हैं तो भाई इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC और जेनेवा कन्वेंशंस को एस्टेब्लिश किया गया था स्विस बिजनेसमैन हेनरी डुनेंट के इनिशिएटिव पे, है ना। ये जो एक्टिविटीज आ जाती है ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन की, ये विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करती हैं, वॉर के विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जो कि जेनेवा कन्वेंशंस 1949 पे बेस्ड है। जेनेवा कन्वेंशंस और उनके एडिशनल प्रोटोकॉल्स जो हैं वो आपके इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के कोर बनाते हैं। ये उन लोगों को बचाते हैं जो अब वॉर में या हॉस्टिलिटीज में पार्टिसिपेट नहीं करें। करंटली देखा जाए तो जेनेवा कन्वेंशंस आपके मिलियंस ऑफ थ्रेटन्ड ह्यूमंस को वर्ल्ड वाइड बचाते हैं। 12 अगस्त 1949 को 4 जेनेवा कन्वेंशंस का एडॉप्शन हुआ था। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपका कवर कर लिया है एंड बस यही है। फिर हम निर्फ रैंकिंग की बात करेंगे 2024 के बेसिस पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने 9th एडिशन जो है आपका निर्फ रैंकिंग का निकाला है। निर्फ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024। इसको 2015 में इनिशियली लॉन्च किया गया था। इसमें एक मेथोडोलॉजी बताई जाती है जिसमें इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पूरी ऑल ओवर द कंट्री रैंकिंग दी जाती। ठीक है, 5 पैरामीटर्स भाई यहाँ पर आ जाते हैं। एक तो भाई आपका आ जाता है टीचिंग का, ठीक है, लर्निंग एंड रिसोर्सेस आ जाता है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, है ना, एंड परसेप्शन।
ये 5 भाई पैरामीटर्स आ जाते हैं। इसके अगर हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो वो आ जाती है एनबीए। एनबीए का मतलब होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। ठीक है, ये कोलेबोरेशन में रहती है आपकी INFLIBNET सेंटर, गांधीनगर के। ठीक है, कुछ नए एडिशन भी रैंकिंग में हुए हैं, लाइक आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज को भी जोड़ा गया है, स्टेट की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी इसमें ऐड किया गया है, और स्किल यूनिवर्सिटीज को भी इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, टॉप की बात करें तो टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने 6th टाइम। 2019 से ही हमेशा टॉप पर आते जा रहे हैं। उसके बाद आ जाता आईआईएससी बैंगलोर। फिर हम बात करेंगे गुरमार की, जिसको कहा जाता है जिमनेमा सिल्वेस्टर। ठीक है, रिसर्चर्स ने एक एंटी डायबिटिक मेडिसिनल हर्ब को ढूंढ निकाला है, जो कि गया के ब्रह्ममयोनी हिल्स पे पाए। ठीक है, ब्रह्ममयोनी जो पहाड़ है वहां पर ये आपकी जो हर्ब है वो पाई गई है। धीरे धीरे उगती है, पेरेनियल है, मतलब कि साल के 12 महीने आपको अवेलेबल रहेगी। वुडी क्लाइंबर है, पेड़ों के ऊपर चढ़ती है। सेंट्रल और सदर्न इंडिया और ट्रॉपिकल अफ्रीका में पाई जाती है। इसकी अगर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो भाई इसके अंदर पाया जाता है जिम्नेमिक एसिड। ठीक है, एक एक्टिव कंपोनेंट होता है जिसको इसकी अगर लीफ से अलग किया जाए तो एंटी ओबेसिटी और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी वजह से बॉडी वेट जो होता है वो कंज्यूम करने से वो कम होता है, और ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन जो रहता है बॉडी में वो भी धीरे धीरे कम रहता है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसको डाइटरी सप्लीमेंट्स में यूज किया जाएगा, बॉडी वेट कम करने के लिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड की जो लेवल्स होते हैं उनको कम करने के लिए। ठीक है, और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने कुरमार को यूटिलाइज किया है एंटी डायबिटिक ड्रग्स बनाने के लिए, जिसका नाम है BGR-34। इससे पहले आपकी जो पहली डायबिटीज ड्रग जिसको कहा जाता है मेटफॉर्मिन, ये भी आपकी एक मेडिसिनल प्लांट जिसको कहते हैं हम गलेगा, उससे डिराइव की गई है। फिर बात होगी सिलिकोसिस की। रिसर्चर्स ने क्लेम किया है कि प्रेजेंट की अभी की करंट की जो आपकी डेली एक्सपोजर लिमिट है सिलिका डस्ट की, है ना, उसकी वजह से सीरियस इश्यूज आ सकते हैं और सिलिकोसिस हो सकता है। ठीक है, अब देखो परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट की जो सिलिका डस्ट की रहती है इंडिया में, दैट इज 0.15 mg/m³। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। ये एक लॉन्ग टर्म डिसीज है जो कि क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट को इनहेल करने से होती है। ठीक है, इसकी वजह से लंग्स जो रहते हैं ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, सांस लेने में कमी आती है और ये फैटल हो सकती है। ठीक है, प्रोग्रेसिव डिसीज है और इसका कोई भी क्योर नहीं है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर होती है भाई? कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, सैंड ब्लास्टिंग, मशीनरी, डेमोलिशन, ये जो सारी जगह होती है यहाँ पर ये आपका हो सकती है। सिलिका के बारे में बात करें तो सिलिका आपको एक नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली फाउंड होता है। कहाँ पे? अलग अलग रॉक्स में, जैसे कि भाई हमारी क्वार्ट्ज आ गई, सॉइल वगैरह आ गई। ठीक है, इंडस्ट्रीज तो मैंने आपको बता ही दी। फिर उसके बाद में बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल डोपिंग की, कि भाई टेक्नोलॉजिकल डोपिंग क्या होता है। तो रिसेंटली कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने टेक्नोलॉजिकल डोपिंग पे कंसर्न्स उठाए। टेक्नोलॉजिकल डोपिंग का मतलब होता है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का यूज करने के साथ ही साथ। ठीक है, जैसे कि नाग शक्ति ने किया था भाई गरुड़ध्वज पे हैरी पॉटर में, जब उनके पास नए झाड़ू आ गए थे। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे स्पीडो की। स्पीडो LZR रेसर स्विमसूट है। ये 2000 ओलंपिक्स में यूज किए गए थे, बाद में इनको बैन कर दिया गया था। तो भाई वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजीज को प्रोहिबिट करती है अगर वो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग होती है या फिर स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट के अगेंस्ट होती है। ठीक है, इसमें अल्ट्रा थिन पैनल, कोर स्टेबलाइजर, बॉन्डेड सीम्स और पता नहीं क्या क्या था, जिससे स्विमर्स को काफी ज्यादा हेल्प और ज्यादा मिलने वाली। फिर बात करते हैं जाम्बिया, जिसकी कैपिटल है लुसाका। तो जाम्बिया जो है वो अपने बॉर्डर्स को ओपन कर रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ। ठीक है, पहले इनके बंद थे। ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये चारों तरफ से लैंड से ही घिरी हुई है। ठीक है, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ जाती है, तंजानिया आ जाती है, ये दोनों इसकी नॉर्थ में सिचुएटेड है। ठीक है, इसके साथ साथ आ जाती है आपकी मलावी, और एक और आ जाती है मोजाम्बिक, ये इसके ईस्ट में सिचुएटेड है। फिर आ जाती है जिम्बाब्वे और बोत्सवाना जो इसके साउथ में सिचुएटेड है, और अंगोला और नाम्बिया इसके वेस्ट में सिचुएटेड। ये कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज का एक मेंबर है, और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है इट इज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तीन सीजन पाए जाते हैं,
एक हॉट सीजन, एक सॉरी हॉट एंड ड्राई सीजन पाया जाता है इनका। दूसरा जो है वो वेट रेनी सीजन पाया जाता है। और तीसरा एक आपका कूल ड्राई सीजन पाया जाता है। यहाँ पे कोबाल्ट और उसके साथ साथ कॉपर का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। इनकी रिवर्स में आ जाती हैं काफुए रिवर, ठीक है, लुआंग वा रिवर आ जाती है। इसके साथ साथ जम्बेजी रिवर आ जाती है, जो कि आपकी विक्टोरिया फॉल क्रिएट करती है, काफी ज्यादा फेमस फॉल है। ठीक है, लेक्स में इनका वांगेलुए आ जाता है, करीबा, मुवेरू और तंगाइन का भी आ जाता है। फिर हम बात करेंगे विदाउट रिफॉर्म्स यूएनएससी इज इल इक्विपाइड टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस, ऐसा G4 नेशंस का कहना है। इंडिया ने ऑन द बिहाफ ऑफ G4 नेशंस ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इनको रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे अगर ग्लोबल चैलेंजेस को देखना है, जैसे कि एक्सट्रीमिज्म, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एसेट्रा। G4 नेशंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फोर रिजोल्यूशन, है ना। ग्रुप ऑफ फोर रिजोल्यूशन नेशन, इसमें कौन कौन सा आ जाता है भाई? इसमें जापान आ जाता है, इसके साथ साथ भाई आपका ब्राजील आ जाता है और जर्मनी आ जाती है। ठीक है, ये चार मेंबर्स इनके आ जाते हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स बनना चाहते हैं इस काउंसिल के। तो इस ग्रुप ने ये प्रपोज किया है कि काउंसिल की जो मेंबरशिप है वो 15 से 25 इंक्रीज कर दी जाए। 6 परमानेंट जो मेंबर हैं उनको जोड़ा जाए, पहली बात तो ये, और 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स को जोड़ा जाए। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। वो उसके बाद आ जाता है कि भाई बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो जजेस की बेंच जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इन्होंने ये बोला कि बेल भाई आपका रूल है, लेकिन जेल जो है वो एक्सेप्शन है। जेल एक्सेप्शन केसेस में दिया जाना चाहिए, बेल आपका नॉर्मल केसेस में मिल जानी चाहिए। स्पेशल स्टेटस जो आपके आ जाते हैं, लाइक यूएपीए जो आ जाता है, उसको फॉलो करते हुए भी, यूएपीए क्या है, बहुत सीरियस क्राइम के अंडर में इसमें लगाया जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। कोर्ट ने ये बोला है कि बेल को जब डिनाई किया जाता है, वो भी डिजर्विंग केसेस में, तो फिर वो एक वायलेशन होता है राइट्स का, जो आर्टिकल 21 के अंडर में आते हैं। इसका मतलब कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसी की आप जिंदगी नहीं छीन सकते, किसी की आप लिबर्टी नहीं छीन सकते, एक्सेप्ट जो प्रोसेस लॉ के द्वारा दिया गया है उसको फॉलो करते हुए। ठीक है, अब अगर हम लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं बेल के अंदर, तो बेल आपकी बेलेबल ऑफेंसेस में कैसे दी जाती, जो कि आपका सेक्शन 479 आ जाता है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023। मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए एक अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को डिटेन किया जा सकता है इज 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जितना उसको कैद दिया जा सकती है उसका सिर्फ आधा ही होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो है उनको बेल दिया जाएगा अगर उनको 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट में आपने डाला हुआ है। स्पेशल लॉज आ जाते हैं भाई, हमारा पॉक्सो एक्ट आ जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वगैरह, इनके अंदर भी बेल के प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, कुछ कंसर्न्स भी आते हैं बेल को डिनाई करने को लेके। ठीक है, ऐसा प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया ने 2022 में कहा है। उन्होंने बोला है कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडर ट्रायल्स, ठीक है, अंडर ट्रायल्स तकरीबन भाई हमारा 75% बना लेते हैं सारे प्रिजनर्स का। ओवर क्राउडिंग हो रही है जेल्स की, ऑक्यूपेंसी रेट 131% है भाई। ठीक है, इसके साथ साथ डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट हो रहा है वनरेबल सेक्शंस पे। 60% जो आपके इनमेट्स हैं वो या तो इलिटरेट हैं या फिर क्लास 10 से कम पढ़ाई उनकी हुई है। और ह्यूमन राइट वायलेशन होता है कि भाई अनहेल्दी लिविंग कंडीशंस में रहना, अनइक्वल ट्रीटमेंट वगैरह इनको दिया जाता है। फिर हम बात करेंगे नीति आयोग की। नीति आयोग ने प्रोसेस को मतलब कि कुछ प्रोसेस को रिवैम्प करना चाह रहे हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से रिलेटेड है। ठीक है, जो भाई हमारी डेवलपमेंट मॉनिटरिंग और एवेल्यूशन ऑफिसर DMEO नीति आयोग का, इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को इनिशिएट किया है कि भाई हम सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं इनके इवेल्यूशन करेंगे, है ना। अब DMO को आपका 2015 में बनाया गया था, एक अटैच्ड ऑफिस आ जाता है नीति आयोग का। ठीक है, ये आपके कुछ स्पेसिफिक मैंडेट्स को फुलफिल करता है जिसमें नीति आयोग को दिए गए मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन के काम शामिल है। ठीक है, एवोल्यूशन के लिए जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं इनको 9 सेक्टर्स में क्लासिफाई किया गया है। एक आ जाता है भाई आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एसेट्रा एसेट्रा। अब देखो, अगर हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की डायरेक्ट बात करते हैं तो CSS को वो स्कीम्स होती हैं जिनको डायरेक्टली सेंटर के द्वारा फंड किया जाता है।
है ना। और इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है स्टेट्स के द्वारा या फिर उनकी एजेंसीज के द्वारा, है ना। फंडिंग पैटर्न को आप अलग रख दीजिए, जब तक ये सेंटर के स्पेयर में आते हैं तब तक ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये यूनियन लिस्ट में आती हैं। आयुष्मान भारत, मंत्री जन आरोग्य योजना हो गई, PMJ हो गई, ठीक है। CSS के अंडर सर्टेन परसेंटेज फंडिंग का स्टेट्स के द्वारा लिया जाता है और सर्टेन है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 50-50 का भी रेशियो हो सकता है, 70-30 का भी रेशियो हो सकता है, 75-25 का भी और 90-10 का भी हो सकता है। करंटली 75 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऐसी हैं, यानी कि 10% सेंटर का टोटल बजट आपका एक्सपेंडिचर इनमें चला जाता है। कुछ आपकी कोर स्कीम्स आ जाती हैं, कुछ कोर ऑफ द कोर स्कीम्स आ जाती हैं, कुछ आपकी ऑप्शनल स्कीम्स आ जाती हैं। कोर स्कीम्स में आपकी नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा आ जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन। और कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में 6 स्कीम्स आ जाती हैं जो सोशल प्रोटेक्शन और सोशल इंक्लूजन के लिए बनाई गई हैं। ये आपके अवेलेबल फंड्स जो रहते हैं उसके बेसिस पे लागू की जाती है, मनरेगा, नेशनल स्कूल असिस्टेंस प्रोग्राम वगैरह वगैरह। और कुछ ऑप्शनल होती है, स्टेट्स इनको चूज कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे 25th एडिशन ऑफ वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2023 रिपोर्ट को रिलीज कर दिया गया है। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सोशल, मतलब ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना, और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इसके अंदर में एक ऑफिस आ जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, उसका सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। ये भाई आपके करते हैं, ठीक है। अब ये एक होलिस्टिक व्यू देता है वुमेन और मैन की पूरी इंटायर सिचुएशन का, एक डेटा बताता है इनकी सारी सिचुएशंस का, लाइक पॉपुलेशन के मामले, ठीक है, एजुकेशन के मामले। अब अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 2036 तक इंडिया की पॉपुलेशन 152 करोड़ पहुंच जाएगी, है ना। एक इम्प्रूव्ड जो फीमेल परसेंटेज है वो भी आपका 48% पे आ जाएगा, है ना, और 48.8% पे। और अभी कितना है भाई, 2011 के सेंसस के हिसाब से 48.5%। सेक्स रेशियो जो है वो आपका 2036 तक 952 हो जाएगा पर 1000 मील्स, अभी 943 2011 के डेटा के हिसाब से है। परसेंटेज ऑफ इंडिया वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है 15 से लेके 59 ईयर्स साल के जो लोग हैं वो भी आपकी 64.9 पहुंच जाएगी, अभी जो है 2011 के डेटा के हिसाब से 60.7%, ठीक है। हेल्थ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो मेल्स की 68.6% पहुंच जाएगी, फीमेल्स की जो है, सॉरी पहुंच गई है, जो आपकी ऑलरेडी चल रही है 71.4% जो है वो फीमेल्स की। ये 2016-2020 का डेटा। और ये आपका बढ़ जाएगा 71.2 और ये हो जाएगा 74.7 2031-2036 तक। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है आपकी, ये मेल्स के लिए आपकी 75% थी 2017-2018 में, और अब पहुंच चुकी 78.5%, जबकि फीमेल्स के लिए 23 से 37 पहुंच। फिर बात करेंगे एक्सरसाइज तरंग शक्ति की, तो इंडियन एयरफोर्स ने फेज 1 जो है एक्सरसाइज तरंग शक्ति का वो सुलूर एयरबेस पे किया, तमिलनाडु में। ये इंडिया की पहली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, IAF ने अनाउंस किया है कि भाई वो उसको 2 साल में एक बार कराए। फिर बात करते हैं भाई बेलास्ट वाटर की। साइंटिस्ट के हिसाब से ये जो बेलास्ट वाटर होता है जो कैरी किया जाता है शिप्स के द्वारा, है ना, इज प्रोवाइडिंग अ व्हीकल टू ब्रिंग इन एक्सोटिक एंड इन्वेजिव स्पीसीज इन कोस्टल एरियाज। भाई क्या होता है कि शिप्स जो आपका फ्रेश या फिर जो सॉल्ट वाटर होता है, ये ऐसे बैलेस्ट टैंक बने रहते हैं, इनमें होल्ड किया जाता है ना, कार्गो शिप्स में या बाकी सारे शिप्स में आ जाता है। ये इसको स्टेबिलिटी देता है शिप्स को और मैन्युअलिटी देता है ना, इधर झुकना हो उधर झुकना हो तो पानी ऐसे रिलीज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। ये सबमरीज में भी यूज किया जाता है। तो जो आपका अनट्रीटेड बेलास्ट वाटर है जब भी किसी शिप की डेस्टिनेशन पे छोड़ा जाता है, तो यहाँ पे एक नई इन्वेजिव मरीन स्पीसीज उस पानी के साथ में आ सकती है, ऐसा पूरा पूरा चांसेस है और ऐसा हुआ भी। फिर बात करेंगे DDoS साइबर अटैक की, तो रिसेंटली एक मैसिव डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो है वो हुआ, जिसकी वजह से ग्लिचेस आए, किसमें, फॉर्मर US प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा रही है यहाँ पे, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के दौरान इंटरव्यू के दौरान।
अब ये क्या होता है भाई, ये आपका एक मेलिशियस अटेम्प्ट होता है जिसमें नॉर्मल ट्रैफिक किसी भी टारगेटेड सर्वर का जो रहता है वो डिसरप्ट किया जाता है ना, टारगेटेड सर्वर का, सर्विस का या नेटवर्क का, उस टारगेट को ओवरवेल्म कर दिया जाता है, उसके सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेट ट्रैफिक के द्वारा ओवरवेल्म कर दिया जाता है। तो ये जो आपका डिनायल ऑफ सर्विस होता है, अटैक जो रहता है, इसमें अटैकर एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को यूज करता है, एक क्या बोलते हैं, टारगेट के बैरेज करने के लिए फेक रिक्वेस्ट भेजता है, एक्सप्लॉइट करता है साइबर सिक्योरिटी वनरेबिलिटी को, है ना, और इसके द्वारा मल्टीपल कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर सिस्टम जो है उनको सोर्स ऑफ अटैक ट्रैफिक के तौर पर यूज किया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे गौरव की, तो वही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुल मेड इन टेस्ट फ्लाइट की है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब की, है ना, इसको नाम दिया गया है गौरव, और ये उन्होंने किया है सुकोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म से। ये एयर लॉन्च 1000 kg का क्लास का ग्लाइड बॉम्ब है जो कि टारगेट्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस में हिट कर सकता है। अब ये जो ग्लाइड बॉम्ब्स होते हैं आपके, है ना, ये ग्लाइड बॉम्ब स्टीयर करते हैं। जब इनको लॉन्च कर दिया जाता है तो एक हाईली एक्यूरेट हाइब्रिड नेविगेशन स्कीम के साथ में ये स्टीयर करते हैं भाई अपने टारगेट की तरफ। एक कॉम्बिनेशन रहता है भाई इनका, इंडियन नेविगेशन सिस्टम का और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के डेटा का, ठीक है। इनको बेसिकली डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। फिर हम बात करेंगे फॉरएवर केमिकल्स की। रिसर्चर्स जो यूएस के हैं उन्होंने कुछ मेथड्स ढूंढ निकाले हैं जिसके द्वारा फॉरएवर केमिकल्स के डेस्टिनेशन की जांच वो कर सकते हैं, है ना। साइंटिफिकली इनको जाना जाता है पर एंड पॉली फ्लोरो फ्लो फ्लोरो, हाँ, फ्लोरो हो गया भाई, फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस, PFAS के नाम से इनको जाना जाता है। फॉरएवर केमिकल्स का मतलब होता है ह्यूमन मेड टॉक्सिक कंपोजिशंस जिनको नेचुरली खत्म नहीं किया गया है और नहीं किया जा सकता है, और ये भाई हमारे इन्वायरमेंट में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक सरवाइव करें, ठीक है। इसमें इनके एप्लीकेशंस आ जाते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए, हीट रेजिस्टेंस के लिए, डिटर्जेंट्स, फूड पैकेजिंग और नॉन स्टिक टेक्नोलॉजीज के लिए। कंसर्न्स ये होते हैं कि भाई ये लीवर डैमेज कर सकते हैं, लो इन्फेंट बर्थ रेट हो सकती, वेट्स हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, फर्टिलिटी इश्यूज हैं, इम्यून सिस्टम इफेक्ट्स हैं और इवन कैंसर भी हो सकता है। फिर बात की जाएगी जियोपासी स्कीम के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है, अल्पसंख्यक जो आपका मंत्रालय है, उन्होंने जियो पासी स्कीम पोर्टल को लॉन्च किया है। ये पोर्टल पासिस को अप्लाई करने में इनेबल करेगा ऑनलाइन, और स्टेटस चेक करने में हेल्प करेगा कि भाई उनके जो फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने में हेल्प करेगा जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दिया जाएगा। अब अगर हम इस स्कीम की बात करें तो 2013-14 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें सिंपल सा काम ये है कि भाई पारसी पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन कम होती जा रही है, जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा जा रहा है, उसमें एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल और स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस किए जाए ताकि इनकी पॉपुलेशंस को बरकरार रखा जा सके, ठीक है। फिर आके बात करेंगे मैडम भिकाजी कामा की। 1861-1936 तक उनका जीवन काल रहा। एमिनेंट रिवोल्यूशनरी लीडर, फ्रीडम फाइटर मैडम भिकाजी कामा, ठीक है। इनको याद किया गया उनकी डेथ एनिवर्सरी यानी कि अगस्त 13 में। ये क्रांतिकारी थी जो कि आपके गुजरात के नवसारी गांव से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इंडियन फ्रीडम को बाहरी देशों में इन्होंने काफी ज्यादा फैलाया। इन्होंने पेरिस एडिशन स्टार्ट किया वंदे मातरम का, ठीक है, इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कराने के लिए फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, और इनको नेशनली और इंटरनेशनली काफी सपोर्ट भी मिली। 1905 में उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी का गठन किया, जिसको भारत मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त 22, 1907 को वो पहली ऐसी इंसान थी जिन्होंने इंडियन फ्लैग को फॉरेन सॉइल यानी कि जर्मनी के स्टुटगैर्ट में फहराया, है ना। ये जो फ्लैग उन्होंने फहराया था इसको मैडम कामा और उनके साथ साथ श्यामजी कृष्ण वर्मा ने डिजाइन किया था। फिर बात की जाएगी इंडिया प्री मोर वेटलैंड एडेड टू रामसर साइट लिस्ट। भाई हमारी रामसर साइट लिस्ट में 3 और वेटलैंड्स को जोड़ा गया है। इससे टोटल भाई टैली 85 पे आ जाती है, ठीक है। एक तो भाई आ जाती है नंजरायन बर्ड सेंचुरी और कजुवेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। अगर हम नंजरायन बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये एक आपका शैलो वेटलैंड है ना।
राजा नंजरायन के नाम पे इसका नाम रखा गया था, जिन्होंने इसको रिस्टोर किया, रिपेयर किया। और ये डिपेंड करता है हैवी रेन वाटर पे, जो कि इसको मिलता है नल्लार ड्रेनेज से। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे रेसिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, उनकी फीडिंग, उनकी नेस्टिंग हैबिटेट के तौर पे काम करता है। वाटर सोर्सेज एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए दिए जाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम कहू वैली बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये आपका ब्रैकिश आ जाता है। ठीक है। खारे पानी वाला शैलो लेक है, जो कि सिचुएटेड है कोरामंडल कोस्ट पे। ठीक है। कोरामंडल कोस्ट पे पौंडीचेरी की नॉर्थ में ये सिचुएटेड है। ये आपका कनेक्टेड है पे ऑफ बंगाल से, है ना। किसके द्वारा? एक क्रीक के द्वारा। इस क्रीक को कहा जाता है उपकल्ली क्रीक। और उसके साथ साथ में येदान यंतिथु एस्चुरी भी आ जाती। ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की रेंज में आता है ना, जहाँ पर माइग्रेटरी स्पीसीज आती जाती हैं। ये ब्रीडिंग ग्राउंड है बहुत सारे बर्ड्स का, फिश का। ठीक है। और एक्यूफायर रिचार्ज का, हाईली डिग्रेडेड मैंग्रोव पैचेस भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हम मध्य प्रदेश के तवा रिजर्वर की बात करें तो ये आ जाता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर में, सतपुड़ा नेशनल पार्क। और उसके साथ साथ बोरी नेशनल पार्क की विसिनिटी में आता है। इसको तवा और उसके साथ साथ दूसरी रिवर आ जाती है देनवा रिवर, इनकी विसिनिटी में बनाया गया है, मतलब बना है। अब तवा जो है ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आ जाती है, सॉरी तवा जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आ जाती है नर्मदा रिवर की। ये नर्मदा रिवर की भाई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और कहाँ से आती है? ये आती है महादेव हिल से। ठीक है। इसके साथ साथ मलानी, सोनभद्रा, नागद्वारी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इस रिजर्वर की। अब ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनॉग्रेट्स एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम एनपीएसएस। एनपीएसएस एक रेगुलर करेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरीज देगा और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करेगा। ये आ जाता है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के अंडर में, क्वारंटाइन सॉरी डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एनपीएसएस की जरूरत क्यों थी भाई? फार्मर्स की डिपेंडेंट पेस्टिसाइड्स पे कम की जा सके, सबसे पहला काम तो ये आ जाता है। और ओवर यूज देखा जा सके भाई पेस्टिसाइड्स का। प्लस जो पेस्ट अटैक होते हैं उससे 20% हमारा फूड प्रोडक्शन जो है ऑल ओवर इंडिया कम हो जाता है। फिर हम बात करेंगे प्री मैच्योर ह्यूमन डेथ की, जो कि डिक्लाइनिंग वल्चर पॉपुलेशन के साथ जुड़ी हुई है। क्या सिनेरियो बन जाता है? तो एक रिसेंट स्टडी की गई और देखा गया कि हाफ आ मिलियन जो आपकी ह्यूमंस होते हैं, ये प्री मैच्योरली इनकी डेथ हुई है 2000 से लेके 2005 तक। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली फंक्शनल एक्सटेंशन ऑफ वल्चर्स के साथ में जुड़ा हुआ है। देखो भाई, हम वल्चर्स की बात कर लेते हैं। ये कीस्टोन स्पीसीज हैं। ये आपके जो कैरेकस होते हैं जानवरों के, पशु पक्षियों के, जो कि डिसीज रिडन होते हैं, इनको खाने का काम ये करते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं। इसके साथ साथ बाकी इसके अवेंजर्स की जो पॉपुलेशन है उसको भी ये लोग कम कर देते हैं, लाइक आपके जो फेरल डॉग्स हैं। ठीक है। इसके साथ साथ बाकी जो पैथोजेंस वगैरह हैं उनको भी साफ कर देते हैं। ह्यूमन हेल्थ क्राइसिस की अगर हम बात करें तो वल्चर पॉपुलेशन जो आपकी डिक्लाइन हुई है, इससे ह्यूमन मोर्टेलिटी आपकी बढ़ी है 4%। क्यों? क्योंकि नेगेटिव शॉक मिले हैं आपके सैनिटेशन को, पैथोजेंस बढ़ गए। इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो इससे तकरीबन 70 बिलियन जो है एनुअल मॉनेटरी डैमेज मिलता है पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को। ठीक है। ओवरऑल अगर हम वल्चर्स की बात करें इंडिया में, तो वल्चर्स जो है ये लार्ज कैरियन ईटिंग बर्ड्स होते हैं, जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में और उनसे जुड़े हुए सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। 9 स्पीसीज वल्चर्स की जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं, जिसमें से 3 स्पीसीज जो है वो माइग्रेटरी आ जाती हैं। कौन कौन सी भाई आपकी माइग्रेटरी आ जाती है? एक तो आ जाती है सिनेआयरस वल्चर। सिनायरस कहाँ पे है भाई? ये रहा भाई, सिनायरस वल्चर। ठीक है, ये आपका माइग्रेटरी की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा जो है वो आपका ग्रिफिन वल्चर है, ये भी माइग्रेटरी आ जाता है। और एक और आ जाता है भाई आपका हिमालयन वल्चर। कहाँ पर है भाई ये? हिमालयन वल्चर इसमें दिखाया, शायद उसका नाम है शायद ये इंडियन वल्चर वाला है, शायद वही होगा। ठीक है। तो ये 3 आपकी माइग्रेटरी में आ जाती है। इनका कंजर्वेशन स्टेटस यानी कि शेड्यूल 1 में डाला गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। नेचुरल हैबिटेट्स इनके खत्म हो रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से। फूड स्कैर्सिटी है। ड्रग एक आती है जिसको कहा जाता है डाइलोफेनाक, इसके एक्सपोजर की वजह से भी।
ये जनरली आपके कैटल्स में इंजेक्ट किया जाता है और ये इनके लिए पॉइजन का काम करती है। इलेक्ट्रोक्यूशन से भी इनके हैबिटेट्स कम हो रहे हैं। वर्चर कंजर्वेशन इनिशिएटिव की बात की जाए तो भाई डाइलोफेनेक पे 2006 में आपका यूज किया गया, क्या बोलते बैन किया गया है। इसके साथ साथ एसिलोफेनेक आ जाती है 2023 में, उसको अभी बैन को क्या बोलते हैं मैंडेट किया गया। ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे भाई, WHO डिक्लेयर्ड मंकी पॉक्स आउटब्रेक अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, यानी कि PHEIC। तो भाई ये जो आपका डिसीजन है, ये आया है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस की इमरजेंसी कमिटी के एडवाइस पे, है ना। और एमपॉक्स जो आपका वायरस है, इसका आउटब्रेक देखा गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना, और अफ्रीका के बाहर भी, और इसको ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के तौर पे घोषित किया गया, सेकेंड टाइम इन 2 years। एमपॉक्स की बात करें तो भाई ये जो है, ये आपको होता है ऑर्थोपॉक्स वायरस की वजह से, है ना। पहली बार इसको 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ट्रैक किया गया, डिटेक्ट किया गया, और ये क्लोज कॉन्टेक्ट से बढ़ता है। फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, पस फिल्ड स्किन हो जाती है, दाने उभर आते हैं स्किन के ऊपर, और ये ज्यादातर सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका में होती है। प्राइमरीली ये आपके गे और बाइसेक्सुअल लोगों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। वैक्सीन और थेरापेटिक्स आपके डेवलप किए गए स्मॉल पॉक्स के लिए, और उसको कुछ कंट्रीज में अप्रूव भी किया गया है कि भाई ये एमपॉक्स के लिए कुछ सर्कमस्टांसेस में यूज किए जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, इसरो लॉन्चेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08। जो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है SSLV-D3 या फिर EOS-08 मिशन के द्वारा, और बाय द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। ठीक है। ये आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई है। मिशन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये एक सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट को फॉलो करेगी, उसमें ऑपरेट करेगी तकरीबन 475 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे। मिशन लाइफ इसका जो है वो 1 साल के लिए रहेगा। ठीक है। फिर अब बात करते हैं एक्सट्रीमोफाइल की। नई स्टडीज जो है वो की गई हैं, और उससे पता चला है कि माइक्रोवेव जो ओवन्स होते हैं, उसमें आपके माइक्रोबियल कम्युनिटीज पाई जाती हैं जो कि यहाँ थ्राइव करती हैं, जिनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। ठीक है। एक्सट्रीमोफाइल्स आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सस्टेन कर सकते हैं, हाई प्रेशर टेम्परेचर में, रेडिएशन में, सैलिनिटी वगैरह में। ठीक है। जैसे कि भाई हमारा एक आ जाता है आर्किया, जो कि थ्राइव करता है एक्सट्रीम क्या बोलते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। ठीक है। यूनिक एंजाइम्स यूज किए जाते हैं इन ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इनको कहा जाता है एक्सट्रीमो एंजाइम्स, जो कि इन ऑर्गेनिज्म को इनेबल करते हैं कि ऐसे फॉरवर्डिंग एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सकें। ये प्लांट ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करते हैं ऐसे रीजन्स में जहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट या फिर एडवर्स कंडीशंस पाई जाती हैं। फर्दर इनके बायोटेक्नोलॉजी, बायोडिग्रेडेशन और बाकी सब जगह भी काफी ज्यादा इंप्लीमेंट्स यूजेस किए जा सकते हैं। फिर हम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ने 103 गैलेंट्री अवार्ड्स को अप्रूव किया है, जो कि आर्म फोर्सेस और सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्सेस पर्सनल्स को दिए जाएंगे। आपके 15 अगस्त को बेसिकली ये दिए भी गए 2024 को। ठीक है। सबसे पहले परमवीर चक्र आ जाता है, अशोक चक्र, देन महावीर चक्र, देन कीर्ति चक्र, देन वीर चक्र एंड देन शौर्य चक्र। इनको साल में 2 बार दिया जाता है, पहला आपका रिपब्लिक डे के दौरान और दूसरा इंडिपेंडेंस डे के दौरान। अगर हम वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो उसमें परमवीर चक्र, उसके साथ साथ महावीर चक्र आ जाता है और आपका वीर चक्र आ जाता है। ठीक है। ये 1950 में इनको मतलब बनाया गया था। जबकि अशोक चक्र क्लास 1 एंड क्लास 3 जो है, क्लास 2 एंड क्लास 3, इनको भाई आपका बनाया गया था 1952 में, और बाद में इनको अशोक चक्र नाम दे दिया गया, दूसरे को नाम दिया गया कीर्ति चक्र, और तीसरे को दिया गया शौर्य चक्र इन 1967। ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स शांति के टाइम दिए जाते। फिर हम बात करेंगे बायो सर्फेक्टेंट्स की। तो रिसर्चर्स ने ये हाईलाइट किया है कि बायो सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं, उनको यूज किया जा सकता है, उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है ग्रीन सब्सट्रैक्ट्स का यूज करने के बाद, और ये भी एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट। सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं भाई? सर्फेक्टेंट्स का मतलब होता है सरफेस एक्टिव एजेंट, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जब जिसको किसी लिक्विड के साथ जोड़ा जाए तो ये उसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है ना, और उसकी स्प्रेडिंग और वेटिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ा देता है। जैसे कि भाई हमारा आ गया
डिटर्जेंट, इसको पानी में घोला जाता है ना, इसकी सरफेस टेंशन कम करने के लिए। बायो सर्फेक्टेंट्स की बात करें तो ये एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि माइक्रोबियल सेल सरफेस पे बनाए जाते हैं, उनके द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं, सरफेस को कम कर देते हैं, इंटरफेशियल टेंशन आपके हटा देते हैं। ये प्रोड्यूस किए जाते हैं ईस्ट के द्वारा, बैक्टीरियाज के द्वारा, फिलामेंटस फंगई के द्वारा। फिर बात की जाएगी अमृत भारत स्टेशन स्कीम की, तो फिर भाई हमारे दो स्टेशन आ जाते हैं, एक का नाम है दहीसार और एक का नाम है कांडीवली, मुंबई में। इनको जोड़ा गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम में, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में ये आ जाता है। इसका पूरा काम है इस रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करना, डेवलप करना, उनको एनहाइज्ड और मॉडर्न फैसिलिटीज देना पैसेंजर्स को, ठीक है। इसके द्वारा टोटल 1275 स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। लॉन्ग टर्म विजन आ जाता है, इसमें मास्टर प्लान्स क्रिएट किए जाएंगे, बेटर एसेसिबिलिटी वाले, फ्री वाईफाई वाले इनिशिएटिव्स प्रमोट किए जाएंगे, लाइक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वगैरह, एक स्टेशन पे एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन रखी जाएगी। फिर हम बात करेंगे ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स की। तो देखो भाई, उत्तराखंड जो है भाई हमारा, ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिन्होंने ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स को लागू किया है, लॉन्च किया है। GEPI एक नोवल मेथड है जिसके द्वारा इकोलॉजिकल डेवलपमेंट देखा जाएगा, जो कि आपका ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से हो रहा है। 4 पिलर्स आ जाते हैं इसमें, एक आता है एयर, एक आता है सॉइल, एक आता है ट्री और चौथा आता है वाटर। फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करने का ये है कि एयर माइनस GEP इंडेक्स प्लस वाटर माइनस GEP, ठीक है, प्लस सॉइल माइनस GP इंडेक्स प्लस फॉरेस्ट माइनस GP इंडेक्स। इसके द्वारा एंथ्रोपोलॉजिकल जो प्रेशर है आपका हमारे इकोसिस्टम पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे, वो देखा जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम एनवायरमेंट को क्या वापस दे रहे हैं ये भी देखा जाएगा, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम्स, इकोनॉमी और ओवरऑल वेलफेयर को भी देखा जाएगा। इसके बाद कैलिफोर्नियम की बात कर लेते हैं। एक पैकेज जो है जिसके अंदर कैलिफोर्नियम सस्पेक्ट किया गया, ये पटना में सीज किया गया। अब भाई कैलिफोर्नियम है क्या? कैलिफोर्नियम एक सिल्वरी वाइट सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर है 98। सिंथेटिक एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में आ जाता है और इसको एक लैब में क्रिएट किया गया था। इसको डिस्कवर किया गया था स्टैनली थॉमसन केनेथ स्ट्रीट एट ऑल ने 1950 में, और इसको नाम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के नाम पे रखा गया। हाईली रेडियो एक्टिव रहता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूरॉन एमिटर रहता है, तो इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी रहता है। ये पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर्स में यूज किया जाता है, गोल्ड और सिल्वर रोड आइडेंटिफिकेशन में, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को स्टार्ट करने के लिए भी इसका काम लिया जाता है, ठीक है। ये जेनेटिक मेकअप बिगाड़ सकता है, हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा हजार्डस होता है रेडियो एक्टिविटी की वजह से। उसके बाद में श्री अरविंदो घोष की बात करेंगे। 15 अगस्त 1872 टू 5 दिसंबर 1950 प्राइम मिनिस्टर ने श्री अरविंदो को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे रिमेंबर किया। इनका जन्म कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ। ये इंडियन नेशनलिस्ट पोइट, फिलोसफर और योगी थे, है ना। इन्होंने सबसे पहले जो अनुशीलन समिति थी, जो एक क्रांतिकारी संगठन था, उसकी उन्होंने स्थापना की, उसके संस्थापकों में से एक थे। इनको अलीपुर बॉम्ब केस के क्या बोलते हैं, केस में अरेस्ट भी किया गया था 1908 का। इसके साथ साथ उन्होंने जुबान्तर, वंदे मातरम और कर्मयोगी जैसे जर्नल्स के साथ में लिखाई वगैरह भी की, ठीक है। अरविंदो आश्रम को उन्होंने पौंडीचेरी में 1926 में उसकी स्थापना भी की। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की फिर उन्होंने बात की और इंटीग्रल योग सिस्टम को प्रमोट किया। इनकी बुक्स आ जाती हैं द लाइफ डिवाइन, सावित्री, ऐसे ऑन गीता, सिंथेसिस ऑफ योगा, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो भाई हमारे करंट अफेयर्स तो हो ही गए हैं। आप लोगों को मैं ऑलरेडी CAPF AC 2025 बैच और बसंतर बैच के बारे में बता चुका हूँ। ये भाई हमारा 7 महीने का बैच है जो कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए रहेगा। ये हमारा 100 दिन का बैच है, ठीक है। आपका दिसंबर 11 दिसंबर को, यानी कि 2 दिन बाद CDS का नोटिफिकेशन आने वाला है। आप लोग फॉर्म वगैरह भर देंगे। प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल सही टाइम है। 1 जनवरी से दोनों बैचेस स्टार्ट होंगे और दोनों बैचेस जो है फुल फ्लो में चलेंगे। सब कुछ कवर किया जाएगा। आप लोग हमारे क्रेडेंशियल से परिचित हैं, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, ठीक है। बस इतना ही बताया था। बस जय हिंद टू यू ऑल।